गाइस, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन हमें भी पता है कि कितनी ज़्यादा डिज़ास्टर के अंदर जाती जा रही है। और एक्चुअल में क्या पॉलिटिशियंस इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या इस वक्त करंट सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। रिगार्डिंग दिस हमने आज इनवाइट किया है अरसलान सुमरो भाई को, जो कि इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर इकोनॉमी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लिखते भी हैं। सो अरसलान भाई, कैसे हैं आप और कैसी जा रही है हमारी इकोनॉमी की कंडीशन पाकिस्तान की करंटली। सलामकुम अब्बास। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुल्क के हालात बिल्कुल खराब है। और आई थिंक इसके साथ साथ हमें ये भी फील करना चाहिए कि अवाम के हालात भी बहुत खराब है। इकोनॉमिक कंडीशन सबके सामने है मेरे ख्याल से। तो आई थिंक सिंस इंडिपेंडेंस इतने बुरे हालात कभी हमारे नहीं थे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हम नए पे नए लोज लगाते जाते हैं, मतलब हमने हमारे जो है ना जो एरिया है खराब से खराब होते जा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यही डिलेमा हमने देखा है पाकिस्तान में कि पॉलिसी मेकर्स के एंड से काफी गलतियां हो जाती हैं, जिसका जो है ना अजाला अवाम को ही देना पड़ता है। बट आई थिंक देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर अभी भी स्ट्रैटेजी सही हो और एफर्ट्स ऑफ विलिंगनेस हो तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। ऑल राइट। अच्छा, अब ये चीज़ है कि बेसिक जो पॉइंट है, मतलब कि बेसिकली बेसिक्स किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को जो है सुधार की तरफ लेकर जा सकते हैं, इसके ऊपर एक ओवरव्यू क्या होगा। अगर एक पॉलिसी हमने बनानी हो तो किस तरीके से हम पॉलिसी को लेकर चलेंगे। अब सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि इकोनॉमी को संभालने के लिए आपको जरूरियात क्या है और आपकी इनएफिशिएंसीज क्या है। 240 मिलियन का एक मुल्क है, तकरीबन 24 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि उनकी जरूरियात क्या है। उनका खाना, उनका पीना, उनका रहना, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी ट्रैवलिंग, उनके जॉब्स किस तरीके से उनको प्रोवाइड करनी है, फिर उसके लिए आपको प्लान करना है। मैं थोड़ा लोगों से डिसएग्री करता हूँ। लोग कहते हैं कि इम्पोर्ट्स और कम करनी चाहिए, इम्पोर्ट्स और कम करनी चाहिए। देखिए, जो बेसिक नीड्स है ना हमारी इम्पोर्ट की, वो तो हमें करनी पड़ेंगी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी और एज अ पॉपुलेशन के हिसाब से। मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि दुनिया में हम लोग समझ लें सिर्फ नाइजीरिया ऐसा मुल्क है जो पर लोग के हिसाब से इंपोर्ट हमारे जितना करता है। बाकी फी लोग के हिसाब से हमारी इंपोर्ट जो है दुनिया में कम है, चाहे वो बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, किसी से भी हम कंपेयर करें। क्योंकि कुछ जरूरियात है जो सारे मुल्क के अंदर नहीं होती, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट होता है। हमारा अलमिया ये है कि दो मेजर इश्यूज हैं ऑन सिंपल टर्म्स अगर हम देखें। एक तो टैक्स रेवेन्यूज हमारे बहुत कम है बनस्पत हमारी ओवरऑल जीडीपी के। ओवरऑल जीडीपी मतलब जो सालाना हमारी एनुअल प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब इसमें काफी सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, उसको हम टैक्स इतना ज्यादा नहीं करते। उसमें रिटेल है, रिटेल एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसको हम टैक्स फेयरली नहीं करते। इसमें रियल स्टेट प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है उसको हम टैक्स नहीं करते। तो जो बोझ आ जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे आता है। तो हमारी इकोनॉमी के साइज के हिसाब से, और समझ लें कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आपको सेविंग ज्यादा करनी पड़ती है, खर्चा ज्यादा करना पड़ता है। जब वो जवान होते हैं, कमाने लगते हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो इस वक्त हमारी यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन को हमें जॉब देनी थी, हमें एजुकेट करना था। उसके हिसाब से हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो होता है कि आपका 100 रुपए का जीडीपी है, तो वो कम से कम आपका 15 से 17 रुपए होना चाहिए आपके सालाना टैक्स की आमदनी। हम लोग 9 10 मुश्किल से 11 12% पे जाते हैं, फिर झटका लगता है पीछे आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग टैक्स रेवेन्यू जो है इकट्ठे नहीं कर पाते। जो आते हैं एनएफसी अवार्ड में प्रोविंसेस के पास चले जाते हैं, डिफेंस में चले गए, इंटरेस्ट पेमेंट में चले गए, सैलरी देने में चले गए। बचा कुचा जो है वो पीएसडीपी होता था, उसको भी जब भी आईएमएफ आता है वो कहता है भैया तुम लोग डेवलपमेंट रोको और टैक्स बढ़ाओ। जब आप डेवलपमेंट रोकेंगे तो आप नई चीज नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा एक फिस्कल साइड का इशू हो गया। सेकेंडली हम देखें कि हमारा ट्रेड के इम्बैलेंसेस जो है, अब हमने एज ए साइकी बना लिया है 90 से 2000 से, कि हमें डॉलर कमाना आता है सिर्फ बंदे एक्सपोर्ट करके, कि हमारी लेबर जो है ना मुल्क छोड़ के चली जाए। यहाँ पे उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे ही नहीं। लोग यहाँ से इमिग्रेशन करके बाहर चले जाए और बाहर जाके वो रेमिटेंसेस भेजे, यही भाई हमें इसी तरीके से मुल्क चलाना है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर आप डॉलर देखें, 105 रुपए से तकरीबन 295 300 पे लेके आ गए। आपकी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स 30 अरब डॉलर इस साल फिर भी नहीं होगी। ठीक है, क्या फायदा हुआ आपको अवाम की जो वेल्थ है वो 3 गुना कम करने का। आप 2017 की अगर 100 रुपए भी करेंसी रख देते तो उस वक्त आपकी एक्सपोर्ट 22 24 बिलियन डॉलर होती थी। तो ये हमने जो जो हमारे एक्शन है ना एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, वो इनसफिशिएंट है। आपको ये देखना चाहिए इम्पोर्ट्स हमारी वैसे ही एक्सपोर्ट से तकरीबन 3 गुना है या 2.5 गुना है। इम्पोर्ट अगर 10% बढ़ानी है ना आपको, तो आपको एक्सपोर्ट 25% बढ़ानी होगी सालाना।
तो सारी एनर्जी ये होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट 25 से 30% बढ़े। एटलीस्ट आप प्लान तो करें, उसकी स्ट्रैटेजी करें। दूसरी चीज है, तीसरी चीज ये है, अभी हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते, अब हम लोग कोर इश्यूज को देखते हैं जो इनएफिशिएंसी है। एग्जैक्टली। तीसरी चीज ये है कि आपके जो लॉस मेकिंग एंटिटीज है, मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट को इतनी हेजिटेशन क्यों है प्राइवेटाइजेशन करने में। क्या हमारे पास काबिल लोग नहीं है जो इनको प्राइवेटाइज करते हैं? आपको तो खुद करना भी नहीं है, आपको इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स और बैंकर्स हायर करने हैं, सिर्फ रिफॉर्म्स करने हैं, और आप फ्री में बेचते हैं यार। पाकिस्तान रेलवेज को प्राइवेटाइजेशन की तरफ दे दें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आए। आपके डिस्को इतने के इतने लॉस करने जाते हैं, अब हुकूमत कह रही है कि प्रोविंसेस के पास वापस जाए, तो प्रोविंसेस लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, इसकी देना है तो आप हाइडल के प्रॉफिट भी हमें दे। ठीक है, तो प्रोविंसेस लेने की सेल्फ इंटरेस्ट है ना आपका, क्योंकि आप अपने एरिया में, विलेजेस में, अपनी समझ लें बरादरी में वो जो थेफ्ट हो रहा होता है, लाइन लॉसेस हो रहे होते हैं, बिल की रिकवरी कम है, वो आप कहते हैं चलो जाने दो मटी पाओ, ये फेडरल वैसे ही बर्दाश्त कर देगी, सब्सिडी दे देगी। तो लोगों का इंसेंटिव नहीं है। तो हमने ना रेलवेज को सही तरीके से ठीक किया, ना स्टील मिल को, ना पीआईए को, ना डिस्पोज को। आप इन चारों को, मैं नहीं कहता कि आप इनको इतने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए कि एसएनपी या फुटसी पे लिस्ट हो जाए, आप इनके सिर्फ लॉसेस रोक दें, आप इनको ब्रेक इवन तक ले जाए, आपके पास इतनी स्पेस हो जाएगी कि डेवलपमेंट की तरफ आप जा सकेंगे। ये तीन फैक्टर्स अनफॉर्चुनेटली सारी गवर्नमेंट आते कहती है कि हम इसको सही करेंगे, सही करेंगे। 3-4 साल बाद गुजरते हैं, फिर आपस में इनकी भड्डे हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, और मुल्क का जो है ना उसका बड़ा निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपने बताया कि हम जो डॉलर को जो महँगा कर रहे हैं, इसको जो है कोई फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिल रहा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ओपन मार्केट के अंदर अगर डॉलर की रेट चेंज होते हैं और हम ओपन मार्केट के खिलाफ जो है डॉलर को अपने जो जिस तरीके से इसहाक डार साहब करते हैं और उनका एक पुराना काम रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है जिस चीज़ के अंदर, कि उस चीज़ से हम आप कह रहे हैं कि भी एक्सपोर्ट जो है हमने डॉलर को ओपन मार्केट के ऊपर लाकर इतना ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट्स उससे नहीं बढ़ी। तो क्या आप ओपन मार्केट के कायल नहीं है कि भी ओपन मार्केट के हिसाब से डॉलर का रेट होना चाहिए, या यहाँ पर कुछ समझने में कॉन्फ्लिक्ट है? देखिए, मैं कहता हूँ मैनेज फ्लोट होना चाहिए। मैनेज फ्लोट मतलब आप उसको एक स्लो एंड स्टेडी तरीके से डिप्रिशिएट करें, जितना आपका इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है बनस्पत अपने ट्रेड पार्टनर से। अब मैं आपको बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर ये 300 रुपए पे मैंने डॉलर फिक्स कर दिया, ठीक है, और मैंने अपने एम्प्लॉयज को 25% समझ लें इंक्रीमेंट दे दिया, ठीक है, तो उनकी जो बाइंग पावर है इन डॉलर टर्म्स 25% बढ़ गया, तो वो इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे, तो आपको कंपेटिटिवनेस नहीं आई। ठीक है, तो आप इसको देखते हैं इन्फ्लेशन को कितनी है मुल्क में। अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 15% है और यूएस में 5% है, तो आपको करेंसी तकरीबन 8-10% डेप्रिशिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, या ट्रेड वेटेड इंडेक्स जो कहता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकलता है, रियल निकलता है 100 की तरफ, वो तो इंडेक्स है। ठीक है, तो आपको एक ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन करनी चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ दें कि 50% करेंसी एक साल में चली जाए। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो करेंसी मार्केट है ना इतनी छोटी है, इतनी फ्रेगमेंटेड है, इतनी इलिक्विड है, कि इसमें समझ लें 50 से 200 लोग जो है ना इसको स्पेक्यूलेट करके दे कैन ब्रेक द मार्केट। इसहाक डार साहब के जमाने पहले ये होता था कि डॉलर्स आपके बहुत ज्यादा आ रहे थे, एक तो सीपेक के तरीके से भी, और ऑयल प्राइसेस जब आपके गिर गए थे, तो उसको उनको एक कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको मेंटेन कर सकता हूँ, और एक्सपोर्टर्स को उन्होंने रुपी में सब्सिडी देना शुरू कर दी कि आप इंक्रीमेंटल करेंगे, हम आपको फ्री कर देंगे। लेकिन आप मार्केट से फाइट नहीं कर सकते। और जब से अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हुआ है, तो पाकिस्तान एसेंशियली इज फंडिंग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो एक पैरेलल एक्सचेंज रेट लग गए। तो जाहिर सी बात है आईएमएफ कहेगा कि भाई हम आपको डॉलर दे, यहाँ से उठ के स्मगल होकर दूसरे मुल्क मुल्क जा रहा है, तो आप उसको रोकें। आप ऐसे करेंगे डिफरेंशियल रहे ही नहीं, लोगों के लिए चार्म रहे ही नहीं। लेकिन जो वन वे ट्रेजेक्टरी होती है ना, वो बहुत बड़ी डेंजरस होती है। इस वक्त आप यकीन करें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान उन चंद बदकिस्मत मुल्कों में से है जहाँ पे करेंसी को एज एन एसेट क्लास देखा जाता है। कहीं पे दुनिया में ये नहीं होता कि आप करेंसी को एसेट क्लास देखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग कहते हैं पैसे बचाने तो डॉलर में लगा दो, क्योंकि परचेजिंग पावर कम होता रहता है। जब तक ये 5 से 8 साल आप लोगों का जो है ना एक बिलीफ ही चेंज कर दें, वो नई नस्ल क्रिएट करें जो ऐसे बोले कि यार करेंसी में रखने से सिर्फ 3-4% मिलेगा सालाना, इससे अच्छा है कि मैं कारोबार करूं या स्टॉक्स में लगाऊं या बैंक में रखूं। ये माइंडसेट चेंज करना है, लेकिन उसके लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, मिनिमम मिनिमम, जिसके लिए 3 साल तो शुरू करना है। ये पाकिस्तान की गलती रही है, और मैं बिल्कुल मैनेज फ्लोट के फेवर में हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि जो ओपन मार्केट है, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जो जिस तरीके से डॉलर की डेप्रिसिएशन हो रही है, क्या ये कंट्रोलेबल है? एब्सोल्युटली कंट्रोलेबल है बात, एब्सोल्युटली कंट्रोलेबल है। सबसे पहले तो देखिए आपकी करंट रिजर्व्स नहीं है।
जब ये आपके पास रिजर्व आने लगेंगे सऊदी अरब के, यूएई के, आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के, एडीबी के, आपके इन्फ्लोज आएंगे, हैं तो ये भी कर्जे, लेकिन आपकी समझ लेना कि आपका सीना थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। आप मार्केट में कह सकेंगे हमारे हालात बेहतर है। तो स्पेक्यूलेटर्स जो हैं, जो एक्सपोर्ट अपनी बाहर रख के बैठे हुए हैं, और जो आईटी एक्सपोर्टर जो बाहर रखे हुए हैं, वो आपको वापस कन्वर्ट कराएंगे, बोलेंगे यार अब जो है ना धंधे में लगाते हैं पैसा। अब एक्सपोर्ट्स जो है ना वापस लेके आते हैं मुल्क के अंदर। स्टेट बैंक ने इसके ऊपर एक्शन भी लिए हैं। ठीक है। और अभी आप ट्रेड डेफिसिट हमारा देखें, ट्रेड डेफिसिट आपका 1.5 अरब डॉलर पे आ गया है महीने का। अब मैं आपको लोगों को एक थोड़ा समझा दूं कि हमारी रेमिटेंसेस 2.5 पौने 3 अरब डॉलर होती है पर मंथ। ठीक है। और 1.5 अरब डॉलर का अगर आपका ट्रेड डेफिसिट है, जो बिल्कुल एक इरेशनल है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुलेगी, एक्सपोर्ट की एजेंसियां भी खुलेंगी, तो आपको नजर आएगा कि इसका बैलेंस जो है ना 2.25 2.5 अरब डॉलर के ऊपर है। तो हम लोग का जो ट्रेड का जो डेटा है ना, वो नियर सरप्लस के ऊपर चला जाएगा, करंट अकाउंट मिला के, रेमिटेंसेस मिला के। तो आपके मार्केट में ये आप करेंसी को यहाँ पे स्टेबलाइज कर सकते हैं। पिछले 2-3 महीनों में जो हमने एडजस्टमेंट देखी है ना, आपको याद होगा मुफ्ता साहब के जमाने में 240 से फिर गिर के 60 आए थे, या उन्होंने कहा था मैं कंट्रोल कर दूंगा। फिर उन्होंने भी हाथ हैंड्स अप कर दिया, उन्होंने कहा भाई नहीं, जाने दो उसको जहाँ पे जा रहा है। अब मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, आई एम नॉट स्पेक्यूलेटिंग, सर्टेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, कि जब आपके पास आईएमएफ का प्रोग्राम रिज्यूम होगा, तो आप देखेंगे करेंसी में फौरन एक अप्रिसिएशन आ जाएगी, क्योंकि ये हमने श्रीलंका में भी देखा था। जब उनका बोर्ड का अप्रूवल हुआ था, तो अब देखें इकोनॉमी समझ लें ऑन ट्रैक लग जाती है। मेरा ख्याल है ओपन मार्केट में इसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा। क्या रीज़न है कि हम इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाने के बावजूद भी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे? खान साहब का एक प्रोग्राम था रोशन आरडीए का, रोशन डिजिटल अकाउंट का, जो कि लास्ट गवर्नमेंट थी हमारी पीटीआई की। एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड किस्म का प्रोग्राम था, जो कि एक्चुअल में जिसने मनी लॉन्ड्रिंग को काफ़ी ज़्यादा कम किया था। बट राइट नाउ क्या हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है कि कोई भी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है थोड़ा सा अभी, कि हम इस चीज़ को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं? देखिए प्रीवियस खान साहब की हुकूमत में ये रजा बाकर साहब थे जो इंस्ट्रूमेंटल थे इस पूरे प्रोग्राम के आर्किटेक्ट। मुर्तजा सैयद, रजा बाकर, एक फ्रेश टीम थे। एक नया आइडिया था, एक ग्लोबल विजन था उनके पास। और आपका विजन ये था कि आप डिजिटल चीजों को प्रमोट करें, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी को प्रमोट करें। ठीक है। तो आरडीए से आपने जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको एवेन्यू दे दिया कि आप पाकिस्तान में मुल्क में इन्वेस्ट करें, हवाला हुंडी छोड़ के डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करें, वापस अपने पैसे लेके आए, और एक बेनिफिट मिलेगा आपको। बैंकों को भी इंसेंटिव मिलने शुरू हो गए थे कि आप रेमिटेंसेज बढ़ाएंगे आरडीए के थ्रू, तो आपको X% ज्यादा रेट मिलेगा, अच्छा मिलेगा करेंसी। एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज ये थी कि हमारी इस आरडीए के थ्रू आपका नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जो आपके डॉलर या बॉन्ड्स हैं, जो रुपी में भी दिए गए हैं, वो एक फैंटास्टिक तरीका था पैसे लेने आने का। और मेरे ख्याल से उससे आपको 150-200 मिलियन डॉलर सालाना आते थे। अब कुछ लोग उस पर एतराज कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक, एडीबी के लोन और सस्ते होते हैं, कमर्शियल बैंक के और सस्ते होते हैं, लेकिन देखिए आपको प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। अगर आप आज के जमाने में 9-10% पे बोरो कर सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से, तो आप इतना फैसिलिटेट करें कि जो इंसान रियाद में बैठा है, दमाम में बैठा है, दुबई में बैठा है, लंदन में बैठा है, कनाडा में बैठा हुआ है, वो उसको बैंक अकाउंट करके चलाए। ठीक है, कि वो बोले कि यार मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें रिपैट्रिएशन है, कोई लॉकअप पीरियड आप नहीं रखें, तो उनको बोले आप पाकिस्तान में पैसे रखिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, उसमें आप क्रेडिबिलिटी बनाए, क्योंकि आपके रिजर्व बढ़ जाएंगे इससे, और आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी काफी हद तक। अब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए देखें, अब बात आपको पूरा सिस्टम समझना है। सिस्टम में बेनिफिशियरीज हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को इंटायरली खत्म होने के लिए प्रमोट नहीं करेंगे। आप वो कर्टेल करते रहेंगे, लूप होल्स खत्म करते रहेंगे, लेकिन जब आप मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करेंगे, मतलब आप डॉक्यूमेंटेड चैनल्स आपके इंप्रूव करेंगे, या मिनिमाइज कर सकते हैं, आप खत्म तो कर नहीं सकते, तो आपके नेचुरली इकोनॉमी के अंदर आप देखेंगे कि रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, आपकी करेंसी स्टेबल होगी, और जो ब्लैक इकोनॉमी है, करप्शन है, वो खत्म हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारा सिस्टम उन्हीं लोगों से डिवाइस हुआ जाता है जो इस समझ लें कि इस लूप होल के बेनिफिशरीज हैं। लेकिन थिंग्स हैव इम्प्रूव कंपेयर टू 90s 80s। वहां पे तो आपको किसी ने भी रेमिटेंसेस भेज दी और आपने कहा ठीक है भाई, मेरी डिक्लेयर्ड वैसे थे, बस मैं क्या करूँ। मैं आपको दूसरी एग्जांपल इस प्रोग्राम के थ्रू हम देना चाहेंगे कि जैसे प्राइस बॉन्ड होते थे, एक बहुत अच्छा काम हुआ था पीटीआई गवर्नमेंट में, जो उन्होंने खुद अंडरसेल किया है, कि जो आपकी नेशनल सेविंग स्कीम थी वो रजिस्टर्ड हो गई थी। पहले होता था बेयरर,
कि भाई ये चेक जो है ना, ये है 10 करोड़ रुपए का, मेरा बॉन्ड निकला है, ये एनएसएस है, ये बेयरर है, बॉन्ड मेरा 10 करोड़ रुपए का है, अब्बास को मैंने हाथ में दे दिया, आज अब्बास उसके मालिक है, बेयरर। ठीक है। अब क्या हुआ कि प्राइस बॉन्ड पूरा उल्टा हो गया। जब से गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि हम रजिस्टर्ड करेंगे, मतलब रजिस्टर्ड आपके नाम पे होगा, सीएनआईसी आएगा, अब आप फंस गए। आप किसी को बेच नहीं सकते, आपको वाइट इनकम होनी चाहिए, आपके नाम पे ही है, यू कैन नॉट सेल इट टू एनीवन। ये वाले मेजर्स लेने चाहिए थे और सस्टेन तरीके से। आप देखिए आपकी इकोनॉमी काफी चीजें बेहतर हो जाती, लेकिन सिर्फ देखिए एक, जैसे आप म्यूजिशियन होते हैं ना, आप पियानो प्ले कर रहे होते हैं, तो आपको सिर्फ एक की नहीं चलानी होती, मल्टीपल कीज चलानी होती है फॉर इकोनॉमी टू ग्रो। तो ये एक की थी जो अच्छी हुई थी, बट जो हमने खराब किया, तो उसने सारी चीजों को जो है ना समझ ले डोमिनो इफेक्ट कर दिया। यहाँ पर साथ एक और चीज़ भी है कि बेसिकली डॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर लाना है और डॉलर को साथ ही साथ बचाना भी है। इंपोर्ट बैन के ऊपर भी आते हैं कि इंपोर्ट बैन के नुकसानात कितने थे और फ़ायदे क्या क्या थे। बट उससे पहले क्या हमें यही चीज़ अपनी नहीं देखनी कि हम एफडीआई को, अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे। राइट नाउ तो जो सिचुएशन है हमारे पाकिस्तान के अंदर, एक तो अनसिक्योरिटी है, ऊपर से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल भी कोई स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही। इस सिचुएशन के अंदर कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को क्यों राजी होगा आखिर? अब बात जैसे आपने पहले कहा ना अभी कि हमारे पास डॉलर लेके आने हैं, उनको बचाना है। और लेके आने हैं समझने के मेहनत से लेके आने, कर्जा लेके नहीं। और मेहनत के दो एग्जैक्टली। तरीके हैं, ठीक है। एफडीआई, एक्सपोर्ट्स, और तीसरा आपका रेमिटेंसेस भी हो गया। या ये वो डॉलर्स हैं जो सब समझे आपके यहाँ हलाल की कमाई है, जो आपके मुल्क के अंदर आएंगे, ठीक है, या आपको कर्जा नहीं है कि वापस देना पड़ेगा। अब आपने एफडीआई की एग्जाम्पल दी। आप बात कर रहे हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करना, इस वक्त जो लोग बैठे हैं उनको रिटेन करना मुश्किल है। अब नॉट टू बी कोटेड, मैं आपको एग्जांपल दूं, काफी कंपनीज हैं जिनके डिविडेंड्स अनाउंस हुए हैं, तो अखबारों में लिखा आता है, उनको स्टेट बैंक इजाजत नहीं देता कि आप अपने प्रॉफिट्स जो है जो अपने पेरेंट मुल्क में लेके जाए। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप मुझे बताएं, आप एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आप हर साल 50-100 मिलियन डॉलर आप इन्वेस्ट करते थे। आप मल्टीनेशनल है, वो आपके पेरेंट पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता था। अगली बार अगर कोई ऐसी जरूरत हुई ना, मुल्क के हालात खराब हुए, कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, राइट्स इशू करने हैं, तो ये नया एक्सपेंशन करना है, वो उनका बोर्ड ये सोचेगा भाई अगर मैं 500 मिलियन डॉलर पाकिस्तान में डालूं, क्या गारंटी मुझे वापस भी मिलेंगे। सबसे पहली चीज ये। ठीक है। अब आप देख रहे हैं सीपैक के प्रोजेक्ट्स में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जाहिर सी बात है कमर्शियल डिसीजन, ठीक है, बायलैटरल लोग, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उनके पैसे रुक गए। ठीक है। और या वो देने के लिए हम उनसे हम कहते हैं माजरत, थोड़ा और डिले कर दें, डेट बढ़ा दें, ये कर दें, आपका ट्रस्ट खराब हो जाता है। ये एग्जैक्टली। फॉरेन इन्वेस्टर जो आते हैं ना पाकिस्तान में, सबसे पहले वो आते हैं आपकी डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर करने के लिए, या आपके पास ऐसा रिसोर्स हो जो बाहर अवेलेबल नहीं है। हमारी डोमेस्टिक परचेजिंग पावर और खराब हो गया। आपके मोबाइल असेंबलर्स इधर आए, तो आपने इतना मुश्किल कर दिया मोबाइल खरीदना, इतने टैक्स पे टैक्स लगा दिए, तो परचेजिंग पावर निकल गया। कंपेयर विद इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मतलब और आप देख लें तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, पोलैंड, हंगरी वगैरह, वहां पे जो लोगों का परचेजिंग पावर है ना, 3 से 5% हर साल बढ़ रहा है। तो लोग, वहीं के लोग जो है जो इम्पोर्ट करते थे, वो कहते हैं यार डोमेस्टिकली इंडस्ट्री बनाते हैं कि यहाँ पे हम लोग उसको डायरेक्टली बेचें, कंपेटिटिव हो। अगर रिसोर्सेज जैसे आवाम की यहाँ पे वेजेस सस्ती है, टैलेंट इज चीप, तो आप इन्हीं को यूज करके इसका एक्सपोर्ट हब बनाएं। लेकिन वो सेकंड स्टेज होता है, पहला स्टेज ये होता है कि आप डोमेस्टिक मार्केट को इम्प्रूव करें। तो आप तब तक नहीं इम्पोर्ट इसको इम्प्रूव कर सकते कि जब तक आप स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा बस। एक इन्वेस्टर ने $150 पे बाहर मुल्क से बैठ के पाकिस्तान में $50 मिलियन इन्वेस्ट किए, आज आपने करेंसी आधी कर दी, तो उसके 50 के वैसे ही 25 रह गए। और वो भी आगे 3 साल में अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, सारी चीजें महंगी कर दी, एलसीआर रोक दी, तो उसके जो पे बैक पीरियड है ना, वो 3 साल के बजाय हो गया 10 साल। अब आप बताएं या कि उसको, देखिए, पैसा जो है ना पैसे को ट्रैक करता है। अगली एग्जैक्टली। मरतबा वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से पहले 100 गुना सोचेगा, बोलेगा मैं अच्छा है बांग्लादेश चला जाता हूँ, आप एक ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज चला जाता हूँ, वहां पे मैं ज्यादा बेहतर हूँ बनस्पत कमिंग टू पाकिस्तान। तो जहाँ ये पर उनकी आपको जब इन्वेस्टमेंट भी तक सेफ रहेंगी साथ साथ। सेफ है और रिकवर हो सके और प्रॉफिट रहे, तीन चीजें एग्जैक्टली। होती है ना, आपको प्रिंसिपल बचाना है या और पैसे वापस लेने हैं और प्रॉफिट के साथ। और प्रॉफिट भी मतलब तगड़ा प्रॉफिट, कि 3 साल के अंदर हो या 4 साल के अंदर हो, बनस्पत 10 साल के हो। जब आप हेडलाइन ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर असैसिनेशन हो रही है, हर रोज नेशनल असेंबली मिल रही है नए लॉज पास करने के लिए जुडिशरी के अगेंस्ट, या जो भी मतलब जो भी उनके हाथ में चीज होती है, बट यही अगर रिफॉर्म्स के ऊपर इतनी तगड़ी हम लोग नेशनल असेंबली खड़ी करें ना,
कि यार दूसरे तीसरे दिन बिल्स पास हो, रेगुलेशन हो, अवाम के लिए पूरा बैठा जाए, ऑपोजिशन और ट्रेजरी के बीच में एक इत्तेहाद हो, तो आप देखें कि लोगों को मैसेजिंग अच्छी जाती है। इस वक्त मैसेजिंग ये है कि देयर एन इन फाइटिंग। ये इन फाइटिंग जो है ना, हमें उस मुल्क की तरफ लेके जाती है जहाँ पे केओस है। फॉर इंस्टेंस जैसे अर्जेंटीना, वेनेजुएला। फिर वो आप उस साइकिल में चले जाते हैं जहाँ पे रेवोल्यूशन या मतलब आपका देश ब्लड ऑन द स्ट्रीट और बिल्कुल हालात खराब हो जाए। अच्छा, अब ये चीज़ है कि ये सारी की सारी चीज़ें तो इन फ्यूचर ज़ाहिर बात है कि हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी कि पाकिस्तान के ना इन्वेस्टमेंट आ सके। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आई है, जैसे आपने सी पैक की एग्जांपल दी है कि सी पैक जो आई हुई है, उसके साथ भी हम लोग क्या कर रहे हैं। एक टाइम था, हम सुनते हुए आ रहे थे सी पैक विल बी ए गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। अब हमें क्या फ्यूचर देखने को मिल रहा है सी पैक का, कि क्या अब फ्यूचर कोई है भी सही सी पैक का, या इट विल बी ए डेड फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी? देखिए फ्यूचर तो है, प्रॉमिसिंग है, लेकिन उस पर वापस जो है ना हमें ट्रस्ट रीगेन करना होगा। अब वो किस तरीके से होता है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें आपके गांव में या गली में या शहर में एक बंदा है जो सबसे पैसे लेता है कि यार मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, मुझे दे दो, मैं पैसे लगाता हूँ कहीं पे। आपने उस पर भरोसा करके पैसे लगा दिए, ठीक ठाक लगा दिए। अब आप 5-6 साल उसको चेज कर रहे हैं, भाई पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, उसने पैसे उड़ा दिए। लगाया भी प्रोजेक्ट लेकिन गलत करके, ठीक है, हम उसको चेज कर रहे हैं। अब मेरे पास और भी पैसे हैं, मैं करोड़पति आदमी हूँ, मैं बिलियनर हूँ, मैं चाइना हूँ। ठीक है। अब मैं चाइना हूँ, मैंने पाकिस्तान को पैसे दिए, मुझे लग रहा है कि यार इनसे संभालने नहीं गए। तो अगली मर्तबा मैंने तौबा की और मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। अब सीपेक 2.0 इतना कमाल हो सकता था, लेकिन जिस बंदे ने हम पर ट्रस्ट किया, बेट ली, देखिए इन्होंने, एक होता है बेट लेना, आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो, के ऊपर आप बिलीव करते हैं। जिन्होंने हम पे ऊपर बेट ली 2014, 15, 16, 17 में, हमने उनको ही डिसअपॉइंट कर दिया। और ये और लोग तो बेट्स ले ही नहीं रहे थे। यही चाइना अभी हंगरी में गया है और वहां पे इन्होंने बैटरी का प्लांट लगाया है। आप अज्यूम करें कि ये 5-7 अरब डॉलर्स की अगर इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ जाती, तो पाकिस्तान एक कंपेरेटिव एज हो जाता। हम लोग तो चाइना के नेक्स्ट डोर नेबर है यार। एक रेल लाइन अब खड़ी करते, एक क्लासिक उनकी सप्लाई चेन की हम लिंकेज बन सकते हैं। लेकिन वो ईस्टर्न यूरोप चले गए, क्योंकि चले वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी है, रूल्स है, और उनको यूरोपियन मार्केट शायद एड्रेस करनी थी वहीं से ही। लेकिन ये वेरी मच पाकिस्तान के अंदर आ सकते थे। बट वो सीपेक में हमने उनको बार बार जो हमने कहा भी ना उनको कि हम रिवॉल्विंग अकाउंट बनाएंगे, ये करेंगे, उसमें भी इतने डिलेज होते हैं ना, कि हमारी सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है। एक छोटा फैसला करना होता है ना, तो वो समझ लें ग्रेड 17 से 18 फिर 19 फिर 20, 21, 22, मिनिस्ट्री, ईसीसी, और प्राइम मिनिस्टर तक जाता है, फिर वो पिंडी तक जाता है। तो तब तक जो है ना अगला इंसान एक फ्रस्ट्रेट होकर कहता है यार मेरी तौबा, मैंने गलती की। एग्जैक्टली exactly। अब तो आदी हो चुके हैं ना लोग, ज़ाहिर बात है कि वन क्लिक के ऊपर पूरी की पूरी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। वहाँ पर एक छोटा सा भी अगर उनको स्टेप लेना हो, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो परमिशंस लेनी होती हैं। तो ज़ाहिर बात है कि एक फॉरेन इन्वेस्टर जिसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी हो, वो क्यों आखिर इतना ज़्यादा खपेगा। इवन के पाकिस्तान की जो मैन पावर है, वो इस वक्त दुनिया में सस्ती तरीन मैन पावर्स में से है। बांग्लादेश और इंडिया से भी ज़्यादा सस्ती हमारी मैन पावर है। आफ्टर दिस डेप्रिसिएशन तो हमारी बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है, बट स्टिल हम अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे किसी को भी। लेकिन वो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते? ये आपके ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप से आगे हर्डल्स है ना, कि जो आपको समझने दुश्वारी आती है, तो आप कहते हैं यार मैंने इतने पापड़ बेले हैं, मुझे पैसे ज्यादा चाहिए। ठीक है। अब यही इंसान अगर हांगकांग में या आपके समझ लें यूरोप में कहीं इन्वेस्ट करे, वो 6% डॉलर रिटर्न कमाएगा ना, वो खुश होगा। ठीक है। बोलेगा पाकिस्तान आने के लिए ना बाबा ना, इतना पॉलिटिकल रिस्क है, इतना पैसे वापस मिले ना मिले, इतने लोगों से मिलना पड़ता है, किसी को किकबैक्स देने पड़े, किसी को आपको ल्योर करना पड़ा। लोगों के अंदर ये मसले, बिजली नहीं है, कनेक्शन नहीं है, लोगों के अंदर लेबर भी, हमारी लेबर सस्ती तो है लेकिन लेबर हमारी प्रॉब्लमेटिक भी है। ठीक है। एग्जैक्टली। लेबर को कंट्रोल करना पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। और प्लस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, फॉरेनर सेफ नहीं है। तो बोलेंगे कम से कम मुझे 25-30% डॉलर चाहिए सालाना रिटर्न, तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब वो जो 5 से 35% का जो सफर है ना, इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आनी थी ना, वो सिर्फ आपके पास 500 मिलियन डॉलर की आएगी अभी। इसका नुकसान क्या हुआ? जो 9.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अगर आती ना आपके पास, उससे कम मिसाल है कि 8-10 लाख नौकरियां आती, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ते, लोगों की खुशहाली होती, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती। लेकिन वो सारा जो बीच का जो सफर है ना, जो मेहनत करके हमें अपना रिस्क प्रीमियम कम करना था, और लोगों को हम राजी कर सकें कि भाई तुम एक काम करो कि मुझे 12% पे भी इन्वेस्ट कर दो, तो अगला बंदा बोले हाँ ठीक है, वो हमने रिस्क प्रीमियम बढ़ा दिया। क्योंकि हम एज ए कंट्री
बहुत रिस्की हो गए हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। इनफैक्ट उन्होंने तो समझ लो, जब पाकिस्तान का जिक्र होता होगा ना, तो बोलेंगे कि यार ऑफ द बुक्स, नॉट ऑफ टू बी टू डिस्कस। एग्जैक्टली अच्छा ये भी चीज़ है कि भाई आप देखें कि जो हमारे जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं क्या ये वाकई में केयर करते भी हैं इकोनॉमी को लेकर या सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इकोनॉमी जहाँ पर भी जाती हो दे डोंट केयर एट ऑल। आई पर्सनली फील हाफ हार्टेड एफर्ट्स होता है। हाफ हार्टेड एफर्ट्स होता है कि हमें करना भी है, हमें लोगों को दिखाना है। वी आर डूइंग इट कि हमें लोगों को दिखाना है, नॉट बिकॉज वी जेन्युइनली फील फॉर पीपल। क्योंकि जो गरीब आदमी अगर ऊपर डिसीजन मेकिंग में आएगा ना, वो फैसले करेगा जो मिडिल क्लास को तकलीफ होती है, लोअर मिडिल क्लास को तकलीफ होती है। क्या पता उसके डिसीजन कुछ इरेशनल भी हो। ठीक है, अभी ये या समझ सकते हैं कि वो बोलेगा नहीं, तनख्वाह 50% बढ़ाओ, उसकी आपको इम्पैक्ट देखना है इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन वो बैलेंस चलेगा। हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो अल्ट्रा एलीट लोग हैं। तो सबकी वेल्थ जो है ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, किसी की पाकिस्तान में है, किसी की बाहर पड़ी हुई है। अब वो पॉलिसी मेकिंग में आते हैं, लेकिन वो अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से आते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं लेके आते। बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आने के लिए आपको आइडियाज होता है ना, वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं, आपको थॉट्स जो है एक्सचेंज करनी होती है, आपको अपने जूनियर की सुननी होती है, आपको इनवाइट करनी होती है क्रिटिसिज्म। हमारे पास होती है सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। एक पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया कि मैं आऊंगा तो मेरा जो है ना ये 70 साल का चीफ फाइनेंस मिनिस्टर होगा। दूसरी ने बोल दिया मैं आऊंगा तो मेरा ये 75 साल का होगा, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि ये हमारे काम भी करेगा, जो भी है तो उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड। आप जब तक एक फ्रेश ब्लड को, फ्रेश आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जिनकी सोच जो है ना पॉलिटिकल नहीं हो, इकोनॉमिक हो। ठीक है, इकोनॉमिक इन अ वे कि वो मुल्क के फायदे के लिए सोचे। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल दूंगा, हफीज शेख साहब। अब हफीज शेख के अंदर, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अंदर हो या वो पीटीआई के अंदर थे, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई फिस्कल कंसोलिडेशन, मुल्क को 3 4 साल आहिस्ते आहिस्ते से ग्रो किया जाए। जब हम काम ज्यादा करने लगे, मेहनत ज्यादा करने लगे, तो उसको आप री इन्वेस्ट करें। लेकिन जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन आती है। 3% जीडीपी ग्रोथ पे आप इलेक्शन में नहीं लेके जाना चाहते वापस, आप कहते हैं नहीं 6% जीडीपी ग्रोथ हो। आप पंप करते हैं, पंप करते हैं तो आप अगले बंदे के लिए मुश्किल बना देते हैं। हमें जो है पॉलिटिशियंस को ये फील करना चाहिए कि कलेक्टिवली नुकसान उनका ही हो रहा है। कलेक्टिवली नुकसान उनका ही एग्जैक्टली हो रहा है। आप अगर एक अच्छे मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर है, एक बड़े मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर है ना, तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं, अवाम की खिदमत कर सकते हैं, और आपकी चले स्टेटस भी ज्यादा होगा। अब अगर हम लीस्ट डेवलप कंट्रीज के एक अच्छे रैंकिंग में आते हैं, और कंपेयर टू बांग्लादेश जो वो एलडीसी से निकलना जा रहा है क्योंकि उसकी लोअर मिडिल इनकम में आज से ऐसे चला जाएगा, तो वो इनके लिए एक एजाज है। अब मैं अगर बिल्कुल स्मॉल मीडियम कंपनी में स्मॉल एंटरप्राइज का सीईओ हूँ, मेरे लिए फख्र की बात ये होगी कि मैं लार्ज एंटरप्राइज का डिप्टी सीईओ बन जाऊँ। ठीक है, तो हमें सोच अपनी वो रखनी चाहिए थी, और ये नहीं देखा कि ये पॉलिसी पीएमएलएन की है तो ये गलत है, मैं कुछ और करूंगा, ये पीटीआई की है तो गलत है, पीपल्स पार्टी की। जो भी सही पॉलिसीज है, आप क्रिटिसिज्म ले, फीडबैक ले, उनके लॉस के अंदर डाल दें। ये हेल्दी डिस्कशन हर जगह होती है पार्लियामेंट के अंदर, जो ऑपोजिशन को फीडबैक दिया जाता है और इंक्लूड किया जाता है कि यार थैंक यू, बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द कंट्री। एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली विलिंगनेस यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज लगती है। या बट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैज़ अ वेरी बिग रोल इन साइड आवर पॉलिटिक्स और उस चीज़ को किस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे क्योंकि अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स के अंदर तो क्या ये एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि इस तरीके से तो एक पॉलिटिशियन जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकेगा लाइक खान साहब यूज टू से कि भी हम ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकते थे बिकॉज वी वर कंट्रोल्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट। देखिए, वो आई थिंक पॉलिटिकल उसमें एंगल ज्यादा होता है, इकोनॉमिक एंगल कम होता है। अब जाहिर सी बात है, मिलिट्री आपकी एस्टैब्लिशमेंट उस चीज में माइक्रो डिटेल्स में इंटरवीन नहीं करेगी कि मेरा पाकिस्तान स्कीम में क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट्स में क्या करना चाहिए, आपको टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने तो क्या करे, वो उनका प्रोरोगेटिव नहीं है। हाँ, एक बड़ा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, एंड राइटली सो, क्योंकि आई एम अ बिलीवर इन डेमोक्रेसी। जब एग्जैक्टली तक हम लोग एवोल्यूशन में इम्प्रूव खुद को नहीं करते, तो वी कैन नॉट से कि जुडिशरी की ये गलती है या एस्टैब्लिशमेंट की गलती है। हमारे पॉलिटिशियंस आर नॉट राइजिंग अप टू द ओकेजन टू टेक दैट रिस्क, टू टेक दैट रिवॉर्ड। तो अब उन इन दैट केस ऑफ कोर्स टग ऑफ वॉर तो चलता ही रहता है। बट हैविंग सेड दैट, हमारी अपनी गलतियां पॉलिसी मेकर्स की इतनी ज्यादा है ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। डिलेड डिसीजन मेकिंग, इनएफिशिएंट डिसीजन मेकिंग,
एंड क्लियर लैक ऑफ इंटरेस्ट कि ये काम हमें नहीं करना, ये मुश्किल है, ये हमारे bills हैं, इनको हमें छेड़ना नहीं है, ये हमारे समझ लें इलेक्टेबल्स हैं, ये हमारे एमपी एमएलए नाराज हो जाएगा, ये नहीं करना। डेवलपमेंट भी करनी है तो अपने जो लीडर्स हैं उनकी एरियाज में करनी है, और टग ऑफ वॉर चलेगी सेंट्रल वर्सेस फेडरल, काम नहीं करना। और चले आप ये भी नहीं करते ना, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद न्यू मॉडल ग्लोबली, और आई हैव टू अप्रिशिएट फिल्म के अंदर उसमें ज्यादा काम हो रहा है। इसमें आपका क्या होता है कि आपका मॉडल एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि बैंक्स प्राइवेट सेक्टर आपके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, प्राइवेट सेक्टर को भी और आवाम को भी। जो काम पीएसडीपी और पीसी 1 के थ्रू से मतलब 8-10 साल का होता है ना, वो इधर 2.5-3 साल में हो जाता है। तो हम लोग उसी मॉडल को यूज करें ना, तो वी कैन नॉट देन ब्लेम एनीवन कि एक्सटर्नल इम्पैक्ट आया एस्टैब्लिशमेंट एटसेट्रा। प्रॉब्लम लाइज विद इन अस, ऑल ऑफ अस। या एंड देर इज़ ऑल्सो वन थिंग कि भाई जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर, रिगार्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ पाकिस्तान, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जब पावर चेंज होती है, सेंटर ऑफ पावर मुकम्मल तौर के ऊपर एक दूसरी पार्टी की तरफ जाता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से सारी की सारी पॉलिसीज़ ले आती है, इवन के कुछ पॉलिसीज़ जो कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होंगी, वो भी चेंज कर दी जाती हैं। लाइक व्हाट शुड वी डू इन इट? सबसे पहले तो देयर इज एन ईगो इशू, वी हैव टू किल अवर ईगो, या एंड वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स पाकिस्तान सेल्फलेसली। हमें पाकिस्तान की खिदमत के लिए सेल्फलेसली काम करना चाहिए बनिस्बत ईगो के लिए। अब ईगो क्या है कि अगर पीएमएलएन की एक अच्छी स्कीम थी, उसको हम बोलेंगे नहीं मैं नहीं करूंगा, वैसे इसमें फॉल्ट है, कीड़े निकालना है, तो पुरानी पॉलिसी तो बंद करनी है। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम अच्छी थी, कामयाब जवान अच्छी थी, उसको रीनेम करना है अपना। अब उसमें ही पता चल गया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या ऐसा प्रोग्राम हो, भैया आप अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव देखें, आप इसको वोट लेने के लिए ना देखें। तो जो विजन है ना, वो आपका ब्लर हो गया है क्योंकि ईगो आ गया है। और विजन था भी बड़ा मायोपिक। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जिस चीज में 10 साल लगेंगे ना इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वो आप 5 साल के बाद इलेक्शन में जाके नहीं कैश कर सकते। ठीक है, आपको डैम्स बनाने की, डैम्स बन रही है पाकिस्तान में, नो डाउट, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हमारे पानी नहीं है। लेकिन या इसको फिर इलेक्शन में जाके आप कैश नहीं कर सकते 4 साल बाद। ये वाले फैसले होते हैं 10 साल के लिए। रिफाइनरी बनेगी, आपने ठीक है पॉलिसी लेके आ गया, आपने कहा मैंने कमिटमेंट लेके आ गया हूँ, लेकिन इसको आप कैश नहीं कर सकते इलेक्शन तक के 2 साल 3 साल बाद। एक और एग्जाम्पल है दुनिया में जो मेरे ख्याल से सबसे आसान है ना, अभी जो भी लोग देख रहे हैं, आप थोड़ी इकोनॉमिक्स करें कि पाकिस्तान में ज्यादातर जो लोग हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो बाइक चलाते हैं। ठीक है, आप उनकी जो फ्यूल कंजम्पशन जो है, जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा रिस्क होता है ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे जाने का, उसको सब्स्टिट्यूट करें, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ जाए, टू व्हीलर। आप भले टेस्ला ना लेके आ जाए, ठीक है, आप भले दुनिया की जो ना नियो बीवाईडी नहीं लेके आ जाए, आप जो सस्ती टू व्हीलर है ना उनको लेके आ जाए, उन पे आप टैक्स जीरो करें, उन पे इंटरेस्ट फ्री लोन दें, उनको सब्सिडी दें। कहना कि नहीं सब्सिडी नहीं देंगे ये मुल्क के लिए गलत है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी आज भी अपने मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दे रही है, सोलर को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दे रही है। वहां पे जो इंसान समझ ले कि 4 से 5 हजार डॉलर कमा रहा है महीने का, फिर 15 लाख रुपए महीने भी कमा रहा है ना, उसको भी सब्सिडी मिलती है कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में। यहाँ पे जो लोग 50 हजार कमा रहे हैं, आप उनको सस्ता पेट्रोल नहीं दे, उसको सस्ती यानी कि बाइक लेके दे दे, जिसको परमानेंटली साल में ब्रेक इवन है, बाद साल में ब्रेक इवन है मुल्क का, आपके डॉलर जो है ना सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम लोग जो है ना वही बायोपिक विजन है, तो हम बोलेंगे इलेक्शन में जाने से पहले हम सस्ता पेट्रोल दे दें। वो कहते हैं कि आप किसी को मछली ना दें, उसको मछली पकड़ना सिखाएं, मछली पकड़ना सिखा ताकि दें। वो ताकि उसका मसला ही हल हो जाए। बट या वो अनफॉर्चुनेटली मायोपिक विजन है पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स का। सब अपने री इलेक्शन के चक्कर में होते हैं और एक दूसरे से बेहतर होने के चक्कर में होते हैं। कोई मुल्क का उस हिसाब से जितना वो कर सकते हैं, इट्स नॉट द टैलेंट विच इज लैकिंग, इट्स नॉट द कॉम्पिटेंस विच इज लैकिंग, इट इज दैट विलिंगनेस विच इज लैकिंग। या अब ये चीज़ भी है कि जिस तरीके से आपने कहा कि भाई ईवी लेकर आएँ, एग्जैक्टली यही जो ये एक मुकम्मल तौर के ऊपर इकोसिस्टम है, ये हमारी डिपेंडेंसी कम करेगा ऑयल के ऊपर। बट ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होने के अंदर ज़ाहिर बात है कि एक टाइम लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम आज डिसीजन लें तो नेक्स्ट ईयर हम मुकम्मल तौर के ऊपर ऑयल के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी जो है मुकम्मल तौर के ऊपर कम कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक चीज़ है कि पाकिस्तान इज़ बर्निंग अलॉट ऑफ डॉलर्स बिकॉज वी डोंट हैव रिफाइनरीज इनसाइड पाकिस्तान। तो हम ज़ाहिर बात है कि रिफाइंड ऑयल को जब इंपोर्ट करते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसको रिफाइंड पाकिस्तान के अंदर ही करें। व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन पाकिस्तान फॉर दैट?
देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो आई मे नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, बट आपने जैसे एग्जांपल दी, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फॉर सच एज इन रिफाइनरी एक एग्रेसिव काम होना चाहिए। जो पॉलिसीज बन रही है, आपने इनपुट ली फ्रॉम द करंट वन, वी हैव द रिफाइनरीज बट दे आर नाउ गेटिंग आउटडेटेड, और वो हमारी फोरकास्टेड डिमांड को मीट नहीं कर सकते। आपको ये समझना चाहिए कि रिफाइनरी जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इसमें एक सफिशिएंट इंसेंटिव चाहिए होता है कि जो इन्वेस्टर आता है ना, अरबों डॉलर लेके, वो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स में इतनी कैपेसिटी है तो, लेकिन विलिंगनेस नहीं है। वो बोलेंगे या ऐसे अच्छा रिस्क लेके रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर दो, $50 मिलियन, $100 मिलियन, काफी इजी मनी है। लेकिन ये पॉलिसी बननी चाहिए जो सारी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी हो, चाहे वो रिफाइनरी हो, पेट्रोकेमिकल हो, ठीक है, कि आपकी जो इम्पोर्ट्स है ना गोइंग फॉरवर्ड, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आए तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी कमाए, आपके अंदर जॉब भी हो, टैक्स रेवेन्यूज भी हो, और आपके जो ट्रेड का इम्बैलेंस है कि इम्पोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़े। अब ये सोचें आप, अगर पाकिस्तान में अभी ऑयल प्रोडक्शन होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, गैस तो हमारी डिप्लीट होकर तकरीबन खत्म होने के ऊपर आ गई है, कि जमाने में हम 4 BCF पर डे प्रोडक्शन होती थी, डिमांड भी 4 थी। अब हमारी डिमांड 6 साढ़े 6 हो गई है, लेकिन प्रोडक्शन आपकी 2 ढाई पे चल रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारे पास सर्कुलर डेट नहीं होता, हम इन कंपनीज को इतने पैसे देते कि वो ड्रिलिंग करते तो ऑयल और गैस प्रोड्यूस होता, तो शायद हम एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। देखिए, यूएस में इसी तरीके से, यूएस में इस वक्त ईवी बिल्कुल पेनिट्रेट कर चुकी है, लेकिन आज भी यूएस लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एलएनजी का, जो गैस है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूएस देता है। हम लोग समझते हैं कि ऑयल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा सऊदी अरब होती है, रशिया होती है, नहीं, ऑयल प्रोडक्शन भी इस वक्त सबसे ज्यादा यूएस में हो रही है, लेकिन वो डोमेस्टिक कंज्यूम नहीं होता, वो एक्सपोर्ट मार्केट में भी चला जाता है। तो पॉलिसीज हमें ये बनानी चाहिए थी अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जिसमें अवाम को फायदा हो। लेकिन वही बात है ना कि द इशू कम्स बैक टू गवर्नेंस, कि जो पॉलिटिकल एरिना है उसमें देयर इज लैक ऑफ कंपटीशन। एक एक पुराना सिस्टम चला आ रहा है, पीपल आर बीइंग गवर्न्ड बाय सेम फेसेस। एग्जैक्ट। अच्छा, ये भी चीज़ है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि भी लैक ऑफ गवर्नेंस यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है हमारी वो इस तरह से चलती आ रही है कि वो 70 सालों से अपना वही सिस्टम एक लेकर चल रहे हैं। डू यू थिंक दैट पाकिस्तान इंडिया ट्रेड शुड बी अ पार्ट ऑफ पॉलिसी इन करंट पॉलिसी मेकर्स और नॉट? पाकिस्तान इंडिया ट्रेड, या पाकिस्तान इंडिया ट्रेड, देयर इज अ पोटेंशियल I am बिटवीन पाकिस्तान एंड absolutely, इंडिया। there's huge potential, but of course there is a political consideration towards it, कि हम लोग उसको यानी प्रमोट नहीं करते for one reason or the other, but if we start working towards that तो फिर आपका पीस फिर से आ जाता है। देखिए, जहाँ पे आपकी या तो रिश्तेदारी होती है या आपका धंधा होता है ना, आप वहाँ पे रिश्ते नहीं तोड़ते और आप वहाँ पे ताल्लुक खराब नहीं करते। ठीक है, यस, एक प्रॉब्लम है कश्मीर का, उसको आप रिजॉल्व करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीबडी, लेकिन उससे आप ये देखें कि जो पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, पाकिस्तान और इंडिया मिला के आपका 1.5 अरब आबादी है, उनकी 5 करोड़ गुर्बत कम हो गई, हमारी 15 करोड़ कम हो गई, तो ये पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा हुआ, सबका फायदा हुआ। ठीक है, विन 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 होना चाहिए। आपने बात की पॉलिटिकल गवर्नेंस की कि हमारे पास वही फेसेस है। जब तक देखिए डिसेंट्रलाइज डिसीजन नहीं होंगे ना, मतलब जब एक नीचे नीचे लेवल पे फैसले हों, जो आपके एरिया का काउंसलर हो, आपका नाजिम हो, आपके ईसी चेयरमैन हो, और आपके जो एक छोटे ब्यूरोक्रेसी में भी आपके जो 17 18 ग्रेड के अफसर हो जो बाहर से पढ़ के आए, उसको इनकरेज करना चाहिए फैसले ले। ये नहीं कि वो सारी चेन में अप्रूवल लेने के लिए उसको 2 3 साल लग जाए, फिर वो बोले मुझे क्या फायदा हुआ जब गधे और घोड़े में कोई फर्क नहीं है, इंक्रीमेंट सबको वही लगना है 8 10%, जो मेहनत करता है उसको भी वही लगता है, जो नहीं करता उसको भी लगता है। किसको बोनस मिलता है, किसी को ज्यादा अलाउंस मिलता है, तो वो मीडिया में हाईलाइट हो जाता है, अच्छे काम के लिए भी वो हाईलाइट हो जाता है कि इसको क्यों इतना बोनस मिला है, गवर्नमेंट क्यों करती है। यही बंदे अगर प्राइवेट सेक्टर में बैठे होते तो 5 गुना ज्यादा कमाते होते। यही बंदे अगर अमेरिका में कहीं बाहर जाके नौकरी करते हैं तो 10 गुना ज्यादा कमाए। जब तक आपका एक मेरिटोरियस सिस्टम नहीं होगा आपकी गवर्नेंस के अंदर, जहाँ पे लोगों को इनकरेज करें कि यार तुम आइडिया लेके आए जिससे मुल्क का फायदा हुआ, 10 अरब रुपए की सालाना टैक्स बढ़ गया, आपको एक 1 मिलियन रुपीज का बोनस, आपको 2 मिलियन रुपीज का बोनस, एक थिंकिंग जो होनी है कॉर्पोरेट होनी चाहिए, फाइनेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए, तब जाके मुल्क के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। और कोई भी इंसान देखिए कि ट्रेड चाहे वो हमें अफगानिस्तान के थ्रू करनी हो, इंडिया के थ्रू करनी हो, चाइना के थ्रू करनी हो, जितनी आपकी ट्रेड बढ़ती है उतनी ज्यादा प्रोस्पेरिटी आती है, तिजारत में बरकत होती है। आपको याद होगा पिछले साल कोल प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, एलएनजी ऑयल कोल या भी।
पाकिस्तान के जो सीमेंट प्लेयर्स हैं, उन्होंने अक्लमंदी की, उन्होंने अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी उनके जो रेवेन्यूज थे, प्रॉफिट थे, वो रिलेटिवली इंटैक्ट रहे, क्योंकि ट्रेड आप कर सकते थे। ठीक या है, सिमिलरली आप देखिए अभी भी अफगानिस्तान में इतने मिनरल्स हैं, आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप उनके साथ जॉइंट वेंचर बनाए, चाइना को लेके आ जाए, आप किसी को भी लेके आ जाए, इंडिया को भी लेके आ जाए, ठीक है, जैसे टापी बन रहा था, तो आप उनके साथ जीवी करके देखेंगे भाई उनके मिनरल्स हैं, हमारे पास वो प्रोसेस हो, और हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट करें या यहाँ पे डोमेस्टिक कंज्यूम करें। देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन, प्रोवाइडेड दैट विलिंगनेस। और जो थी ना नॉइज, देखिए आप काम करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, एग्जाम में बैठने जाते हैं ना, आप रोड पे बैठ के तरीके से काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड होता है। वो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए आप जिसको भी हुकूमत दे, आप प्लीज उसको भले 5 साल नहीं तो 4 साल के लिए उसको गारंटी करें कि हम लोग उसको तंग नहीं करेंगे। आपको इलेक्शन जो है ना, वो ये नहीं होगा कि मेरी कुर्सी जा रही है, या वो अमेंडमेंट पास हो रही है नहीं हो रही है, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है। आपको लोगों को काम करने दें, रिगार्डलेस ऑफ द नॉइज। नॉइज कम होगी तो लोग बेहतरी के लिए काम करेंगे, उनको रिवॉर्ड भी करना चाहिए। या एंड हमने देखा है कि भी पिछले सालों के अंदर एक इंडिया ने अपनी एक चेंजिंग लाई थी पॉलिसी के अंदर, और वो एक बड़ी अजीब-व-गरीब किस्म की थी कि उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दी थी अपने नोटों की। एंड आई सीन दैट यू आर अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ डिमोनेटाइजिंग आवर 5000 नोट्स। लाइक इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी कोई चीज़ है, या सिर्फ और सिर्फ ये एक थ्योरी है कि डिमोनेटाइजेशन हमें करनी चाहिए अपने 5000 के जो नोट हैं उनकी? देखिए इम्प्लीमेंटेशन में इसके काफी चैलेंजेस आते हैं, राइट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। या और आपकी इकोनॉमी कंट्रैक्ट होती है, ठीक है, कुछ एक दो क्वार्टर्स में आपको जीडीपी का झटका लगता है, क्योंकि लोग पैनिक सिचुएशन आ जाती है कि कहते हैं कहाँ से पैसे होंगे, बिल्कुल उसकी वैल्यू जीरो है, किसी के थे, किसी के जेन्युइन थे, क्या था जो भी था। लेकिन एक मुश्किल फैसला है, ठीक है, इसके कॉन्स भी है, नुकसान भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके फायदे हैं। फायदे ये है कि जब आपको 5,000 का नोट नहीं रहेगा, तो आपको सबसे बड़ा नोट रहेगा 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए मतलब आपके 4 डॉलर। ठीक है, तो जब 4 डॉलर का सिर्फ नोट होगा और सारी बड़ी ट्रांजैक्शन आपको करनी पड़ेगी डिजिटली, तो आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक्सीलरेटेड पाथ में डिजिटलाइजेशन की तरफ चली जाएंगे ऑफ द इकोनॉमी। तो किसी को 10 करोड़ का प्लॉट खरीदना होगा ना, तो बोलेगा मैं क्या करूँ, ना उसको 5,000 का नोट है, ना उसको प्राइस बॉन्ड दे सकता हूँ, बार्टर कर सकता हूँ। फिर आप देखेंगे कि ब्लैक मनी वंस अगेन पाकिस्तान में गोल्ड की तरफ जा रही है। ठीक है, क्योंकि एफएटीएफ की कंडीशन थी कि आपको गोल्ड की ट्रांजैक्शन को भी डॉक्यूमेंट करना है, जो बिल्कुल खामोशी से डॉक्यूमेंटेशन का हमने बहाना बना दिया, लेकिन नहीं हो रही। आज भी अगर आप जाएं तो बड़े बड़े दुकानों में होता होगा, लेकिन छोटे जगहों पे आप गोल्ड जो है ना विदाउट एनी ऑफिशियल चीजें ले सकते हैं। या डिमोनेटाइजेशन आप करते हैं तो आपका एक नेक्सस और इकोसिस्टम बन जाता है कि एवरीबडी सपोज टू बी कनेक्टेड। आप इंडिया की एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहां पे आती है आधार स्कीम है, जहाँ पे उन्होंने सबको एक यूनिवर्सल नंबर दिए हैं, और एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है, जैसे पाकिस्तान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या ऐसा प्रोग्राम था, उसमें एक टारगेटेड लोगों को था। अब आप डिमोनेटाइजेशन करें, जब इतना मुल्क का हमने समझ लें कि झटका दे दिया है, तो आप एक सितम और करें मेरी जान, ठीक है, कि एक और आप काम करें जिससे मुल्क का 10 साल का आगे को फायदा हो, और आप सबको इंक्लूडिंग मी एंड यू, हमारी इनकम के हिसाब से, हमारे वैल्यू के हिसाब से, हर चीज हर इंसान को एक पैकेज मिलना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर से। दुनिया में अभी कॉन्सेप्ट एक बहुत ज्यादा ट्राई हो रहा है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। उसमें जो भी एलिजिबल लोग हैं ना, उनको बेसिक इनकम दी जाती है खाने पीने की। आप सारी सब्सिडी हटा दें, ठीक है, आप सारे फंड्स हटा दें, उनको सिर्फ और सिर्फ बेसिक इनकम दें कि आपको ये आपको बेयर मिनिमम हमने जिम्मेदारी ली हुई है, ठीक है। अब उसको आप टैक्स करें अमीरों को। अब थोड़ा डिमोनेटाइजेशन से अगर हम आगे जाए ना, कि हमें जो अनप्रोडक्टिव एसेट्स हैं बाहर, उनको टैक्स करना चाहिए, और लोगों की स्पेकुलेशन खत्म करनी चाहिए। देखिए हर जगह पे क्या होता है कि जो जॉब्स क्रिएट करता है ना, वो अमीर आदमी क्रिएट करता है। तो अमीर आदमी को जो है ना, ऐसे ना हम लोग शैतान की तरह पोर्ट्रे करें कि यार वो तो गुनहगार है, वो तो दुश्मन है, वो चोर है, सब चोर है, हम बतौर कौम चोर है। बट ऑन दी अदर हैंड अमीर आदमी को आप उसको फैसिलिटेट करें कि आप देखें यार बैंक में रखेंगे तो 20% मिलेगा, तो आप इंटरेस्ट रेट जो है ना 12-13% से ऊपर ना लेके जाए, ऐसे मौके ना क्रिएट करें, ठीक है। और सिमिलरली आप इंटरेस्ट रेट 10% या 9.5 पे मिनिमम रखिए, एक रेंज वो बनाए कि लोगों को इतने आसरा ही ना दें जहाँ पे इकोनॉमी ओवर हीट हो जाए। ये बहुत सिमिलरली बड़ी अगर वो ये रियल बहुत स्टेट बड़ी में इन्वेस्ट करें, जी मैं कह रहा हूँ, जैसे प्रोडक्टिव लैंड नहीं है हाँ जहाँ पे जी। वो कंस्ट्रक्शन नहीं करा रहा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती,
और एक आदमी है, उसका सालाना चले 1 अरब का फायदा हो गया है, वो क्या करता है कि शहर से बाहर 50-60 एकड़ जमीन ले लेता है। उसको पता है 10 साल बाद आबादी होनी है, या किसी मिनिस्टर या किसी सिफारिश करा के रोड निकलवा दूंगा, मेरी वैल्यूएशन हाउसिंग सोसाइटी बन जाएगी, मुझे किसी काम की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही मॉडल है। जो है ना, वो हाउसिंग सोसाइटी वाला मॉडल, इसको क्रैश करना होगा। तब जाके यही इंडस्ट्रियलिस्ट जॉब्स क्रिएट करें, कंपेटिटिवनेस लेके आएंगे। अच्छा, आपने जो बात की ना कि भाई पाकिस्तान के अंदर वाकई में ऐसा है कि पैसा कमाने को भी यहाँ पर गुनाह समझा जाता है। इफ़ समबडी इज़ क्रिएटिंग वेल्थ देन ही मस्ट बी अर्निंग हराम, क्योंकि हलाल में तो इतना ज़्यादा आप कमा नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा फंडा है जो हम लोगों के जहनों के अंदर बैठा हुआ है, और ये एक ह्यूज मासेस के अंदर जो है ये एक सोच बिल्कुल पाई जाती है, सेम टू सेम जैसे आपने कहा थी। तो मैं ये बात कर रहा था। इसके साथ साथ ये चीज़ है कि आपने जैसे अब रियल एस्टेट सेक्टर की बात की है। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक चीज़ ये है कि भी एक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, यू हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट्स। सो आपको भी पता होगा कि एक इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्रिएट होती है। डू यू थिंक दैट रियल एस्टेट इज सम काइंड ऑफ अ सेक्टर कि जहाँ पर अगर कोई आदमी इन्वेस्ट करता है तो वो प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर किसी भी किस्म की? मेरे ख्याल से रियल स्टेट के अंदर वो सिर्फ लैंड में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो कोई प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। इनफैक्ट उसको पीनलाइज करना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है कि मैं अगर हाई राइज बिल्डिंग बनाऊंगा या मॉल क्रिएट करूंगा या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाऊंगा, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, उसको इनकरेज करना चाहिए। मोर देन रेजिडेंशियल, कमर्शियल बिल्डिंग्स। ठीक है, अब वो क्यों? कि अगर आपने एक मॉल बनाई ना, तो सिर्फ आपने मॉल नहीं बनाई, उस मॉल के अंदर आपने 3,000 लोगों को एम्प्लॉय करना है, नंबर वन। उसके अंदर टैक्स रेवेन्यू जनरेट होंगे। उसके अंदर एक नए लोग शॉप्स क्रिएट करेंगे, बिजनेस सेटअप करेंगे, ऑफिस सेटअप होगी, जो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, अगर यही इंसान सिर्फ जमीन ले ले, तो मेरा तो ख्याल है उसको डबल पीनलाइज करना चाहिए कि 30-40% आप उसके रिटर्न को पीनलाइज करें। ठीक है, ये इसमें मैं इम्प्रूवमेंट दूंगा कि पिछले 7-8 साल में जो वैल्यूएशन थी प्रॉपर्टी की, वो आहिस्ता आहिस्ता हर पॉलिटिकल पार्टी ने उसको मार्केट रेट के करीब लेके गए हैं। या तो और फाइलर और नॉन फाइलर का उन्होंने फर्क रखा है। लेकिन देयर इज मोर टू बी डन। उस पर ऊपर आप कैप लगा दें। बाहर के मुल्कों में, कनाडा में क्या हो रहा था, काफी ज्यादा चाइनीज जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्यूबेक में और ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्होंने क्या किया, फॉरेनर्स के ऊपर कैप लगा दिया कि भाई एक फॉरेनर आएगा तो वो कैप है, इससे ज्यादा वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको स्टैम्प ड्यूटी इतनी लग जाएगी, और एक्सेट्रा। पाकिस्तान में भी आप लिमिट करते हैं कि एक बंदे के नाम पे जिसकी इनकम भले 10 करोड़ रुपए सालाना हो, तो वो अगर पहला उसको फ्लैट होगा या प्रॉपर्टी होगी, उसके ऊपर एक टैक्स कम है। दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी चीज वो लेगा ना, उसके ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्स है, ताकि उसको आप डिस्करेज करें रियल स्टेट में सिर्फ लैंड और नॉन प्रोडक्टिव पार्किंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल जो है ना आपका लगना चाहिए सिर्फ ट्रेडिंग के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, पीरियड। या अच्छा, एक और भी है कि टैक्सेशन जो है रियल एस्टेट की, वो इवन कि हम मार्केट लेवल पर तो लेकर आ चुके हैं, बट जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लगते हैं ओवनिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक हद से ज़्यादा है तो उसके एक्स्ट्रा टैक्सेस आपके ऊपर लगते होते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो इस किस्म की कोई सिचुएशन ही नहीं है ना। आपके पास 10 मिलियन की प्रॉपर्टी है या आपके पास 100 मिलियन की प्रॉपर्टी है, इवन के कई लोगों के पास अप टू 500 मिलियन प्रॉपर्टी है, कि 500 million rupees damn inside real estate and he's not paying a single penny in taxes for owning that whole property. लेकिन वही बात हो गई ना, जब वो उसको मोनेटाइज करे, 5 साल बाद 10 साल बाद बेचने जाए, तो हम्म, हम क्या कहते हैं, 5 साल हमने रख लिया तो कैपिटल गेन टैक्स माफ है। क्यों माफ करें भाई? इतने पैसे या कमा रहा है, उसने मुल्क को नुकसान किया, उसे ले ले। वो खुशी खुशी 15-20% दे देगा। और मैं आपको अलमिया बताऊं कि टैक्स तो मैं तो कहता हूँ भले 2% नहीं, 5% लें फी ट्रांजैक्शन। क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेसी को सही करेंगे, आजकल भी आप देखें कि कोई 80% पाकिस्तानी की मुश्किलात बताता हूँ। आप कोई भी प्रॉपर्टी का काम ट्रांसफर कराने जाए, तो शराफत से कोई काम होता नहीं, कोई डिजिटल या आपने ऑनलाइन किया। आपको बीच में किधर किधर पैसे लोग देते हैं, कोई 1%, कोई 2%, कोई 3%। पूरी एक चेन बनी हुई है जो पैसे आपके खा जाती है। या एक जो कंज्यूमर है ना, वो बोलेगा मुझसे एक ही मर्तबा मैं गवर्नमेंट को पैसे दे दूं डायरेक्ट तरीके से, बनस्बत इन चक्करों में पड़ूं। तो आप वो 2 नहीं 5% टैक्स लगा दें, लेकिन एक ऑनलाइन सिस्टम कर दें कि भाई फलाना फ्लैट नंबर 202 वट एवर इट इज, कि उसके ओनर पहले अब्बास थे, अब वो कंसेंट दे रहे हैं। चाहे वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो, आपके मोबाइल के थ्रू हो, मल्टीपल 5 लेयर्स कर दें यार, 10 लेयर कर दें, एक इंटरनेशनल फर्म बिठा दें,
कि उन्होंने आसिफ अरसलान शुमरू को ट्रांसफर कर दी और उन्होंने टैक्स पे कर दिया, पीरियड। इट शुड बी सीमलेस। देखिए दुनिया में हम लोग माने या ना माने, और ये सिर्फ एआई नहीं है और ये सिर्फ हमारी फैंटेसी मूवीज नहीं है, कि लोग डिजिटल चले गए और डिजिटल इज द नेक्स्ट फ्यूचर। जब पहले लोग कहते थे कि कागजी कार्रवाई जो है ना वो भी टेम्परिंग हो सकती है, ठीक है, अब लोग सारी गवर्नेंस डिजिटल हो गई है, तो आप इस तरफ मूव करें और लोगों को इनकरेज करें कि आप जो है फेयर टैक्सेस दें, स्पेशली जो अमीर लोग हैं, फेयर टैक्सेस दें, और उनसे आप बिल्कुल एक बेझिझक पैसे लें, ताकि यही पैसे आप गरीबों पे लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, उन पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुल्क को ज्यादा है। अब एक बीच में आपको कुछ दिन पहले एक डिस्कशन चल रही है सोशल मीडिया पे भी, मुस्ताक इस्माइल साहब ने कहा कि जितना हम लोग एजुकेशन में पैसा लगाते हैं वो उनको पैसे दे दें डायरेक्ट, वो खुद ही कर लें। ठीक है, या अब दैट वाज अ इसमें फेयर, डिफरेंट ओपिनियन है। या बट उन्होंने इट इज बात एक अच्छी की थी कि भाई वाकई में, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर जो गवर्नमेंट का वो तो बिल्कुल ही बकवास जा रहा है ना, उसके अंदर तो कोई भी एजुकेशन लेवल ही नहीं है उनका प्रोवाइड करने का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दैट इज वन वे ऑफ स्क्रैपिंग द प्रॉब्लम। सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज कि गवर्नमेंट सिस्टम जो है आपके इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको मिनिमम फीस देने के बावजूद भी आप वैसे ग्रेजुएट प्रोड्यूस करें एटलीस्ट यूनिवर्सिटी तक, कि वो बाहर मुल्क जाके कम से कम 1,000 1500 डॉलर जो है ना कमा सकें। ठीक है, तो इसमें देखिए गवर्नमेंट का पैसा पूरे साल का लगा 5 लाख या 10 लाख, ठीक है, और वो सालाना 10 लाख रुपए की रेमिटेंस देता है। प्राइवेट सेक्टर आप करेंगे ना फुल, तो वो एक्सप्लॉइटेशन भी हो जाएगी कि सारे मास्टर्स उधर शिफ्ट होते हैं। तो हमें थोड़ा वो एक एक बैलेंस करना होता है कि पब्लिक गुड है एजुकेशन और हेल्थ, ये फुल मार्केट पे हमने प्राइवेट छोड़ दिया ना, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स भी है, बट दैट इज वन डिस्कशन जो हुई है अभी। इसीलिए लेकिन मुल्क को ये देखना चाहिए कि मेरे जो रिसोर्सेज है ना, मेरी आवाम, उस पे मैं कितना पैसा लगाऊं तो मैं कितना कमा सकता हूँ। इट्स प्योर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, कि मैं उनको किस तरीके से ग्रो करूं अगले 20 साल तक, कल को मेरी लायबिलिटी नहीं हुई। अगर इन लोगों पे हमने खर्चा नहीं किया, उनको प्रोडक्टिव कामों पे नहीं लगाया ना, तो 15-20 साल बाद ये बीमार होंगे, यही हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ेगी। इसीलिए बाहर के मुल्कों में आपको अभी ट्रेंड देखा होगा आपने, कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा ओवर एज है, वहाँ पे रिटायरमेंट एज बढ़ा रहे हैं कि लोगों को पे काम पे लगाओ कि पेंशन ना देनी पड़े हमें, इनकी हेल्थ केयर कॉस्ट पे हो रही है। ठीक है, लोग उस तरीके से प्लान करते हैं कि आप मुल्क को उस तरीके से प्लान करें कि अभी यंग अवाम है ना, आपको जितना पैसा डालना है उनकी एजुकेशन पे डालें। आप ना बनाए डैम, आप ना बनाए रेलवे, आप ना बनाए मोटरवे, लेकिन उनको क्वालिटी एजुकेशन दें कि वो स्किल बनाए जिससे वो एक्सपोर्ट कर सके और अपना घर चला सके। एक और भी चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना कि जहाँ पर आप कोई जॉब के लिए तो अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको दोबारा से सब कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे कि हमारी जो एक ट्रेडिशनल डिग्रीज़ हैं जितनी भी, वो लेने के बाद आपको फिर मुकम्मल तौर के ऊपर किसी कंपनी के अंदर जाकर उसको सीखना होता है, और उसके बाद जाकर कभी आपके अंदर एक स्किल आती है। बट देयर इज़ अनदर कवर ऑफ दिस सेम बुक के भी आप एजुकेशन ही उनको स्किल्ड किस्म की स्किल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिसको यूज़ करके वो लोग डॉलर्स के अंदर कमाने शुरू कर दें। फ्रीलांसिंग होगी, और भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे कि इस वक्त राइट नाउ आपको भी पता होगा कि 3D आर्ट जो है, इट्स लिटरली बिकमिंग रियली बिग, क्योंकि मेटावर्स जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर सारे का सारा 3D के अंदर होगा। और सारी की सारी जितनी भी हमारी गेमिंग इंडस्ट्री है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वर्चुअल प्रोडक्शन होगी, ये जो सिनेमाटोग्राफी है, ये भी सारी की सारी 3D मॉडल्स के अंदर ही आती जा रही है, क्योंकि अब लोग इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते। लोग कहते हैं हम वर्चुअली प्रोडक्शन करेंगे सारी की सारी फिल्मों की। तो वो सारे का सारा सिनेरियो जो है वो इस 3D आर्ट के अंदर आता है, कि 3D आर्ट हो गया, या आप 3D मॉडल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, इस किस्म की स्किल्ड एजुकेशन होगी। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ स्किल्ड एजुकेशन हैं, जैसे कि अनरियल इंजन हो गया, जो कि स्पेसिफिकली 3D आर्ट का सॉफ्टवेयर है, ब्लेंडर हो गया। इस किस्म की स्किल्ड एजुकेशन तो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा ना पाकिस्तान के अंदर। इवन कि जो प्राइवेट सेक्टर का भी आपको बताता हूँ, प्राइवेट सेक्टर की भी जो स्किल्ड एजुकेशन के नारे मारती हैं ना, वो आज तक सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इस किस्म के मामला सिखाते आ रहे हैं, कि जो बच्चा सीख के वो फिर रोता फिरता है कि यार मुझे कोई $5 का ऑर्डर मिल जाए। बजाय इसके क्या हम इंडिया वाला काम नहीं कर सकते? इंडिया इस वक्त VFX का हब बन चुका है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा VFX का काम इंडिया के अंदर होता है। इट्स अ $multi-billion मार्केट, और जिसके अंदर हमारा जो शेयर है वो 0.01% भी नहीं है। अब बस वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। इसमें आपको क्या करना है, आपको इकोनॉमी को ब्रेक करना है कि मेरे कितने लोग हैं, क्या है, उनकी क्या स्किल्स हैं, किनको मैं ट्रेन कर सकता हूँ। जो इस स्किल की आपने बात की ना, आप स्किलिंग ग्लोबली, ठीक है, ये समझ लें टॉप 3 और 5% भी मैक्सिमम इसको यूटिलाइज कर देना, तो आपके मुल्क के अंदर एक रेवोल्यूशन आ सकता है एक्सपोर्ट्स के अंदर। ठीक है,
लेकिन उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट क्रिएट करने चाहिए, राइट? इंस्टीट्यूट या वो हो जिनके लिए आसानी हो, उनको टैक्स एग्जेम्पशन आप दे दें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दें कि 20-30 लोग हैं जो बाहर से पढ़ के आए, वो आवाम को ये स्किल दें और मेगा स्किल दें वाया लैपटॉप्स दे दें, या उनको घर बैठ के हो, स्पेशली खवातीन विच इज मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन, और कुछ या वजह से वो जो काम नहीं कर सकती, उनको किसी को फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए, वट एवर इट इज, जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, उनको हम इनकरेज करें। जो लोग फ्लेक्सिबल काम करना चाहते हैं, 3 घंटे 4 घंटे काम करना चाहते हैं, उनको ये स्किल दें ताकि वो एक कॉन्फिडेंस आए। प्लस फिर एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए हमें जहाँ पे सारे पाकिस्तान के फ्रीलांसिंग हो, उसको एक्सपोर्ट कर सके, अपने स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सके। ठीक है, मुझे आप वाली बात कि $5 के प्रोजेक्ट नहीं ले, वो बोले कि $40 या $30 फी घंटे के हिसाब से वो अपनी स्किलिंग करें। लेकिन उसके लिए आपको एक इंडस्ट्रियल हब बनाना होता है, टेक हब बनाना होता है। अब वो हब की जहां तक बात आती है, पाकिस्तान में हमने आईटी को चले टैक्स एग्जेम्पशन तो दी हुई है, मेरे ख्याल में तो इनफैक्ट उनको इंसेंटिव देना चाहिए। देखिए, $1 जो वो मुल्क में लेके आते हैं ना, तो या उसमें उनकी जो इम्पोर्ट्स होती है ना, वो हार्डली 10 सेंट्स होती है, मतलब 10 सेंट्स मुल्क से बाहर जाते हैं और $1 आता है। आप उनको बोले कि भाई आप इस वक्त पाकिस्तान में एक्सपोर्ट लेके आए, 290 नहीं, हम आपको $320 के हिसाब से डॉलर देंगे, प्रोवाइडेड आपने इतनी जॉब्स क्रिएट की, क्योंकि वो तो फ्री में पैसा लेके आना है ना आपको। एक देखिए, आपको एक वाटर शेड मूवमेंट क्रिएट करनी होती है कि एक मरतबा वो खुले तो वो रुक ही नहीं पाए। ये तो हो गया आपका टॉप 5%। देखें, जो लोग आज भी, मेजोरिटी पाकिस्तानी जो लैपटॉप और मोबाइल यूज करते हैं ना, चाहे वो नीचे तबके से ताल्लुक करें, तो वो फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब के लिए करते हैं, उनको या इतनी नॉलेज भी नहीं है कि वो अंग्रेजी समझ सके। ठीक है, तो जो मीडियम है आपका लैंग्वेज का, या तो आप भले ये जो लोकल जबानों में बात करते हैं उनको इतना कॉम्पिटेंट काम सिखा दें कि वो काम करें, और आपकी जो मिडिल और अपर मैनेजमेंट हो उनका काम बेचे टू वेस्टर्न क्लाइंट्स। देखिए, आपकी अभी भी जो लैंग्वेज है ना, जो इम्पोर्टेंट है आपकी, जो कंज्यूमर्स की, जो बायर्स की ऑफ प्रोडक्ट, इज इंग्लिश। आपको वो उनको थोड़ी थोड़ी समझानी होगी, यहाँ पर इफेक्टिव ट्रांसलेटर्स बनते हैं। सिमिलरली, मैं थोड़ा इसमें डिफरेंट ओपिनियन इसलिए रखता हूँ कि इसके साथ साथ, दैट इज द फ्यूचर, लेकिन हमें करंट प्रोडक्ट जो भी है ना उसको भी देखना, एड्रेस करना है। वो ये कि हमारी तकरीबन पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% के हिसाब से 60 से 70 लाख लोग हर साल पैदा हो रहे हैं। ठीक है, वो मेजोरिटी 90% लोअर इनकम कैटेगरी में जा रहे हैं। इनको आपको जॉब्स क्रिएट करनी देनी है, पीरियड। इनको आपको जाया नहीं रखना। तो आपको जॉब, भले आप बेसिक जॉब जो होती है ना, 30 से 40 हजार या 50 हजार रुपए वाली, उनको आप उस जॉब्स में लगाएं कि भले वो सिंपल बैचलर्स करें यूनिवर्सिटी से, वोकेशनल ट्रेनिंग करें से, कॉलेज से, समझ प्लम्बिंग और ये इलेक्ट्रिशियन वाला कोर्स करें, लेकिन वो करें जो वो खुद इंडिपेंडेंट ब्लू कॉलर जॉब लगा सके, सिर्फ लेबर होके। अब वो मोहताज नहीं रहे कि आज सैलानी से खाना खाएंगे, या आज ईबी से खाना चाहे खाएंगे, या जेडीसी से खाना खाएंगे। उनको आप एक प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करें। वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास मैस लेवल इंडस्ट्रीज लगेंगी जो लेबर इंटेंसिव हो। अभी भी काफी ऐसे काम है जो लेबर इंटेंसिव है, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर सकती। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी थी, लेबर इंटेंसिव थी, जिसको अभी हमने आहिस्ते आहिस्ते अनकम्पेटिटिव कर दिया है। So, आप उनको और जगह लगाए, केमिकल्स में लगाए। टॉयज, पाकिस्तान में इतने ज्यादा खिलौने, आप बच्चों के खिलौने देखे, $200 का भी खिलौना है वो भी चाइना से आता है। चाइना से अब आ वो रहा उसमें है। प्रॉफिट मार्जिन भी है, सब कुछ। ये $200 का, $1 में भी चाइना वाला प्रॉफिट कमाता है, ट्रेडर प्रॉफिट कमाता है, होलसेलर प्रॉफिट कमाता है। लेकिन उस पे अगर आप लोगों के अंदर एक मशीन रख दें, एक प्रॉपर इम्पोर्ट कर दें, तो लोगों को बोले यार तुम लोग खुद बनाओ और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फ्लरिश करो। तो आई थिंक द सोल्यूशन रिक्वायर्स मल्टी डायमेंशन, एक एक टॉप स्किल और एक लोअर स्किल। इन दोनों को आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि आपकी इकोनॉमी 5-6% पे ग्रो करे। अदरवाइज तो इट्स स्टैग्फ्लेशन ट्रैप। अरसलान भाई, आप तो यहाँ पर खिलौने की बात कर रहे हैं ना, बिलीव मी कि मैं एक दुकान पे गया था और वहाँ पर मोमबत्तियाँ पड़ी हुई थी, और सेम मोमबत्तियाँ मैंने चाइना से भी परचेज़ की हुई थी। मैंने कहा कि यार ये इसके पास क्यों पड़ी है? मुझसे मैंने पता किया तो कहता कि भाई ये असल चाइना की मोमबत्ती है। इवन कि वो ₹10 की मोमबत्ती जो है ना, वो भी ये खुद यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, बल्कि वो ईज़ी अपने लिए हल ढूँढ लेते हैं कि बनी बनाई जो है ना वो चाइना से ख़रीद लो। वो मोमबत्ती तक हम यहाँ पर खुद नहीं बना रहे बल्कि चाइना से मंगवा रहे हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एक गिफ्ट शॉप में मैं गया था, तो वहाँ पर ये जो पत्ते नहीं होते वो जिनके ऊपर गोल्डन पेंट किया होता है, वो पत्ते मैंने उसे पता किया कि यार ये पत्ते जो है ये आप खुद बनाते होगे। ही टोल्ड मी कि भी ये हम खुद नहीं बनाते, ये असली चाइना के हैं, बिकॉज जो हम खुद बनाते हैं ना उसके ऊपर रंग ठहरता नहीं है। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे, तू थोड़ी सी रिसर्च नहीं कर सकता इसके ऊपर कि भाई
इस पत्ते के ऊपर रंग किस तरीके से ठहराना है। अगर चाइनीज़ चाइनीज़ कोई ठहरा के तुझे बेच रहा है, तो तू खुद नहीं ढूँढ सकता कि भई इसको किस तरीके से जो है वो तूने इवॉल्व करना है। तू वहीं पर ही बैठा हुआ है कि नहीं जी मैंने असली चाइना का करके बेचना है। ये क्या अब्बास, सिचुएशन है? इसमें हम लोग 40 मिनट पीछे चले जाते हैं, जहाँ पे हमने डिस्कशन की कि जो इन्वेस्ट करता है ना, उसके ऊपर ऑप्शन देखें। अब मैं आपको जिक्र करता हूँ। 96 में आपका इंटरेस्ट रेट 20%। ठीक है, कोई बंदा जो है वो अपनी इंडस्ट्री लगाएगा या इम्पोर्ट करके बेचेगा? वो इम्पोर्ट करके बेचेगा। ठीक है, मुल्क के हालात, लॉ एंड ऑर्डर खराब थी, तो कोई बंदा अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, उसको बंदूक पे कोई किडनैपिंग हो जाए, अबडक्शन हो जाए, या उसको पर्ची आ जाए, वो करेगा या इम्पोर्ट करेगा? वो बोलेगा इम्पोर्ट करके बेच दो, रिस्क ना लो। पाकिस्तान में 5 साल का वॉर ऑन टेरर के बाद हमारे पास कुछ अच्छा पीरियड आया। फिर पाकिस्तान में ड्रोन्स हुए, काफी ज्यादा सिक्योरिटी हालात खराब हुई। फिर रद्दुल फसाद के बाद चीजें बेहतर हुई। हमारा इंटरेस्ट रेट 2012 में 13%, 12% रिस्क फ्री लोगों को मिल रहा था, किसी को रिस्क करने की जरूरत नहीं थी। 2-3 साल क्लैरिटी आती है जहाँ पे सेठ पैसे लगाता है। फिर हमने इंटरेस्ट रेट 2000, रजा बाकर साहब जो शुरू में आए थे 2000 आई थिंक 19 में, 13 पे कर दिया। ठीक है, फिर कोविड आया, फिर नीचे कर दिया। जब 13%, 13% और आज 21% किसी को फ्री मिलेगा, तो यार मैं क्यों इंडस्ट्री लगाऊंगा? मैं नहीं लगाऊंगा इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को तो छोड़ ही दें, मैं नहीं लगाऊंगा इंडस्ट्री। तो वो लोग यार 21% मेरी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, उसमें स्प्रेड लगाए, टैक्स है, मैनेजमेंट इश्यूज है, जमीन है, ट्रैवलिंग है, सारी चीजें हैं, लेबर इश्यूज है। ठीक है, उस प्लस एलसी इश्यूज है। अब आप देखे ना कि अगर मैंने इंडस्ट्री लगा दी, इतनी पूरी मशीनरी खड़ी की, और उसकी मुझे फाइनेंसिंग देनी है, मुझे बाहर से पैसे देने हैं। ठीक है, मेरे पास लेबर एम्प्लॉयड है, मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो मैं क्यों काम करूंगा? तो हमने कंपेटिटिवनेस जो है ना अपनी इंडस्ट्रियल, वो अब ग्राफ जो है काफी आजकल लोग शेयर कर रहे होते हैं, एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारे कम होती गई है और सर्विसेज बढ़ती गई है। तो अब इसको हमें रिवर्स करना है। वो आपका तभी होगा जब आप लोगों के जो अमीर आदमी है ना, उसके पास ऑप्शन ही ना हो बट सेटअप अ फैक्ट्री। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, बाहर आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ स्वीडिश कंपनी। स्कैंडिनेविया में हर चीज आउटसोर्स्ड है। अगर जैसे आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं ना, तो आप एक बंदे हैं, फ्रंट ऑफिस है, आपकी जो एडिटिंग है कोई और करेगा, आपकी जो प्रोडक्शन है वो कोई और करेगा, आपकी जो मार्केटिंग है वो कोई और संभालेगा। और लोगों उसको पैसे भले ना दें, उनको आप एक बिजनेस के तौर पे बोलते हैं मेरा जितना रेवेन्यू आया उसका 5% तुम्हारा, उसका 3% तुम्हारा। तो एक जॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है कि एक कंपनी, लोग छोटे छोटे लोग भी, 25 साल के लोग कंपनियां सेटअप कर रहे होते हैं, उसमें 3-4 लोगों ने मिलके एक बिजनेस क्रिएट किया, बोला यार चलो लेट्स टेक रिस्क। क्योंकि वो पैसा अगर वो बैंक में रखते तो उनको 1%, 2% मिलता। तो यहाँ पे उनको फ्लेक्सिबल टाइम मिलती है, जॉब क्रिएशन मिलती है, और इकोनॉमी में एफिशिएंसीज आती है। जो अच्छा काम करेगा वो ग्रो करेगा, जो बुरा काम करेगा वो आउट हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर हर किसी के लिए इजी वे आउट है। आज भी देखें 21% इंटरेस्ट रेट है, टीवी खोले तो वो प्लॉटिंग स्कीम के वो आते हैं ऐड, कि आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें, आप बैंक में इन्वेस्ट करें। कोई ऐसी स्कीम नहीं है जहाँ पे कोई 20 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाने वाला या सेविंग वाला आदमी एक इंडस्ट्री लगाए या कॉटेज इंडस्ट्री लगाए। वो सारी चीजें खत्म हो गई। ये कामयाब जवान प्रोग्राम आया, उन्होंने उसको रिनेम कर दिया, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर यूज कर दिया, लिमिट कम कर दी। अब आप बताएं तो कॉटेज इंडस्ट्री लगेगी तो कैसे लगेगी? जब इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी तो जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, और लोग समझ नहीं रहे। जॉब्स क्रिएट नहीं होगी तो एक सोशल क्राइसिस है आपका, या आपका सिस्टम ऐसा ही चलेगा कि जहाँ पे चौधरी है सारे वो चौधरी को ही पढ़ेंगे, जो आपका वडेरा है उसे वडेरे को ही पढ़ेंगे, या फिर बदमाश है उसी को ही पढ़ेंगे। फिर ये जो साइकिल है ना, ये करंट पॉलिटिशियंस को मैनेज करना बड़ा आसान है। बस वो लॉयल्टीज खरीद लो, एमएनए की, एमपीएस की, वो आपके साथ है, आप ही हुकूमत बनाते रहेंगे। तो देर इज अ, कहते हैं मॉरल हैजर्ड, एक लफ्ज होता है कि वो आप, हम चाहते ही नहीं है कि सिस्टम बेहतर हो। अगर सिस्टम बेहतर हुआ तो हमारा पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। देयर इज़ वन थिंग कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वास्ट है इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, कि इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से की जाएँ तो अपनी वेल्थ को आप सिक्योर कर सकते हैं। डू यू थिंक कि ये जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसके अंदर एक आम आदमी अगर अपनी सेविंग्स को सिक्योर करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है? आखिर उसके पास डू ही हैव एनी काइंड ऑफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इन पाकिस्तान, जहाँ पर वो इस मुकम्मल जितनी भी डॉलर की डेप्रिसिएशन है इन सब चीज़ों से बचकर अपनी एक इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सके? जी, मेरे ख्याल से काफी एवेन्यूज हैं, लेकिन वो ज्यादा प्रमोट नहीं किए जाते। सबसे पहली बात तो बहुत कम लोग हैं जो अभी सेविंग्स कर सकते हैं। ज्यादातर तो लोग अपने हैंड टू माउथ चल रहे हैं या और कर्जे लेके चल रहे हैं। जो भी है, आप 5,000 महीने का, 10,000, 15,000 का
हाँ, बचा सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें। देखिए, यहाँ पे आपने ऑनलाइन डिजिटल सारी चीजें हो जाती हैं। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। व्हाट्सएप पे आपका वो जो केवाईसी होता है, नो योर क्लाइंट, आपसे वो आइडेंटिटी आइडेंटिटी पूछेंगे आपके, भाई कितने कमाए, कहाँ से कमाए। आप उसमें अपने हिसाब से, अगर आपको 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप इक्विटी मार्केट जो शेयर्स का काम होता है उसमें इन्वेस्ट कर लें। या आपको फिक्स रिटर्न चाहिए जो आपको डेली मिलता रहे अकाउंट में, वो भी आपको जो फिक्स इनकम, मतलब वो जो है ना गारंटीड प्रॉफिट, वो आपको मिलता रहे। अगर आपको डॉलर डिप्रिसिएशन से अपने आप को बचना है, तो कुछ कंपनीज हैं जो गोल्ड फंड ऑन देती हैं, तो उसमें आपके 5-5-5 हजार मिला के वो करोड़ रुपए से इकट्ठे करते हैं और वो गोल्ड की कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। तो अगर इंटरनेशनली गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाती हैं, डॉलर कम बढ़ रहा है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। आप रिडेम्पशन मार दें, एक दिन में एक बटन दबाएं, क्लिक दबाएं, आपको एक दिन या 2 दिन या 3 दिन के अंदर पैसे वापस। इनफैक्ट जो कैश फंड होता है, वो आपने सुबह 10 बजे, 11 बजे, एक टाइम होता है उनका, क्लिक दबाया कि मुझे 2,000 रुपये चाहिए, वो आपको शाम को आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ये एक बड़ा अच्छा एवेन्यू है बनस्पत बैंक्स में पैसे रखने के लिए। ये तो बैंक्स में पिछले आई थिंक कुछ सालों से मिनिमम डिपॉजिट रेट चल रहा है, जो आपका ऑटोमेटिकली काइबोर से लिंक्ड है। ठीक है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका डिपॉजिट रेट सेविंग अकाउंट में बढ़ता है। लेकिन इसमें बैंक्स बहुत होशियार हैं। बैंक्स क्या करते हैं, आपको करंट अकाउंट खुलवा देते हैं कि आपको ये मिल जाएगा, फ्री चेकबुक, फ्री चेकबुक। करंट अकाउंट में उनको कुछ पैसे ही नहीं मिलते। और कुछ लोग हमारे इतने मासूम होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम लोग सूद नहीं लेंगे। हम्म। वो कन्वेंशनल बैंक में अकाउंट रखते हैं, लेकिन वो करंट रखते हैं कि भाई वो Yeah. 4,000 10,000 रुपये महीने जो है वो कोई और कमा लेता है, आप नहीं कमाते। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरे ख्याल से। लेकिन अभी जैसे डिजिटल बैंकिंग का लाइसेंस शुरू है, और हम्म। वो डिजिटल बैंकिंग का काम ही यही होगा कि वो ज्यादातर पैसा खर्च करे मार्केटिंग के ऊपर, लोगों को डिजिटाइज करने के लिए। Yeah. ये एक रेवोल्यूशन आ सकता है। अब लोगों को जरूरी है अपने, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने, समझ लेना कि अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें, अपने ओल्ड एज की प्लानिंग करें, अपनी पेंशन की प्लानिंग करें। अगर आप 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के हैं, आप आज 5,000 रुपये महीना कम खर्च करें, और ये आप एट द एज ऑफ 50, 55, 60 के लिए प्लान करें। क्योंकि ऑनेस्टली पाकिस्तान के अंदर जो सेफ्टी नेट है ना, सेफ्टी नेट कहते हैं कि हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, पेंशन आएगी, वो नहीं है इतनी अच्छी। जब कोई 50-60 साल का हो जाता है तो उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। इनफैक्ट वो ज्यादा इनसिक्योर होता है अनलेस आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो उस वक्त आपको एक सोर्स ऑफ इनकम आनी चाहिए कि आप किसी के मोहताज ना हो, चाहे वो अपनी औलाद हो या अपनी फैमिली हो, या आपको फिजिकल किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। आपकी एक स्ट्रीम आनी चाहिए। अब पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया ये कि जो सरकारी थे वो पेंशन बेनिफिट उनको मिलता था, डिफाइंड बेनिफिट। तो वो सरकारी लोगों को तो बेनिफिट अच्छे मिलते जाते थे, उसकी वजह से पूरा आपका अच्छा खासा बजट का हिस्सा जो है ना उधर चला जाता है लोगों की पेंशन में। आप डिफाइंड कंट्रीब्यूशन करते, मतलब जितना आप कमाते हो, जितना रिस्क लेते हो, उतना मिलता। उससे गवर्नमेंट को पैसे मिल जाते, यूनिवर्सल इनकम मिलती जाती। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को अगर समराइज करें, आजकल के जमाने में मेरे ख्याल म्यूचुअल फंड अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। या जो भी आदमी है ना, आप अगर 30,000 रुपये कमा रहे हैं, आप ये सोचें कि मैं 15,000 कमा रहा हूँ, आप अपना सेविंग्स रेट जो है ना, कम से कम 40 साल की एज तक मोर देन 50% रखें। फिर आप देखें, आपको फिर भी रिलेटिवली पीस ऑफ माइंड मिलता है। बट यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम है कि जैसे कि आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, म्यूचुअल फंड की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो एनुअली जितना वो रिटर्न देती हैं उससे ज़्यादा तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। तो म्यूचुअल फंड तो वहाँ पर एक वो आपके लिए अच्छा सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरीके से रहता है कि अगर डेप्रिसिएशन उससे ज़्यादा हो रही है, जैसे म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम अगर आपको एक रिटर्न मिल जाता है तो 15 to 20% मिल जाता है। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो आप देख रहे हैं कि भी ऑलमोस्ट तकरीबन डॉलर टू पी की आर की 45% टू 50% जो है वो डिप्रिसिएशन हमें देखने को मिली है। 40%। जी, अब्बास, यू हिट द नेल, कहते हैं ना, आपने बिल्कुल उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई कि यही हमारा रूट कॉज है पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स का। वो इसलिए कि 2017 ऑनवर्ड्स हमारी करेंसी इतनी डेप्रिशिएट हुई है कि हर इंसान करेंसी पे स्पेकुलेट करता है। और वो जिसने करेंसी में पैसे लगाए ना, डॉलर खरीदा, वो आज भी सुकून से बैठा होता है, कहता है मैंने प्लॉट से ज्यादा कमाया, ठीक है, या गोल्ड से ज्यादा कमाया, और बैंक से एग्जैक्टली। ज्यादा कमाया, और स्टॉक्स वाले से तो बहुत ही ज्यादा कमाया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपने इकोनॉमी में सबका फोकस जो है ना, कहते हैं डॉलर डॉलर डॉलर। अब इस बंदे को मारने के लिए आपको 3 से 5 साल ऐसे क्रिएट करने हैं जहाँ पे करेंसी वाला 3 से 4% कमाए, और बैंक में रखने वाला पैसा 10 से 12 कमाए, और कारोबार में लगाने वाला 20 से 30% कमाए। ये 3 से 5 साल आप पीरियड रखेंगे ना, तब जाके लोगों का माइंडसेट चेंज होगा।
जिस एग्जाम्पल आप कह रहे हैं ना, हम लोग पिछले 3 से 4 साल देख रहे हैं, लेकिन आप 2011 से 17 तक देखें ना, तो मनी मार्केट फंड्स हैं, उससे आपको फॉर्म किया, स्टॉक्स में बहुत ज्यादा कमाया, इंडस्ट्रीज में कमाया, इवन जमीन लैंड की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो या पीरियड फिर भी अच्छा था। पे जो पिछले 5 साल हमने देखे हैं, जहाँ पे सिर्फ लोगों ने सुबह से लेकर ये फैसला करना है कि डॉलर किधर जाएगा, डॉलर किधर या जाएगा। अब वो डॉलर में हार खाएंगे ना, जब हाथ जलाएंगे अपने, ठीक है, 250 पे आ जाएगा, 55 पे आ जाएगा, फिर बोलेंगे ओ देखो शेयर बढ़ गए, ओ देखो बैंक में अच्छा था, ठीक, तब जाके ये कैपिटल जो है निकलेगा पैसा और दूसरी जगह आएगा। अब उसके लिए गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, मतलब सूनर द बेटर। आप करेंसी स्पेकुलेशन खत्म करें और दूसरी एसेट क्लासेस के ऊपर फोकस करें जिनसे मुल्क का फायदा हो। बट अभी तक तो मुझे लगता है जब तक इलेक्शन नहीं होगी या जब तक आईएमएफ नहीं आएगा तब तक तो कोई चारा नजर नहीं आएगा। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ आईएमएफ? क्या लगता है कि आईएमएफ पाकिस्तान में आएगा? आई पर्सनली फील, आई स्ट्रांगली फील कि बिल्कुल आएगा, लेकिन बड़ी सख्त शराइत के साथ आ रहा है, और वो सारी शराइतें हम मान ही रहे हैं। या इसहाक डार साहब ने आते ही किसान स्कीम दी थी, वो रिवर्स हो गई। एक्सपोर्टर्स को सस्ती बिजली दी थी, गैस का दिया था, वो रिवर्स हो गया सब्सिडी। ठीक है, फिर हमने बिजली के ऊपर ज्यादा बहस की कि बिजली की इतनी कीमत नहीं बढ़ाएंगे, हमने वो अग्री कर दी। फिर वो आ गया कि बिजली आपने बढ़ाई तो है, लेकिन अगले साल के लिए भी अभी बढ़ा दें। ठीक है, वो भी हमने कर दिया। ठीक है, और टैक्स रेवेन्यू पे बहस हुई कि 7.4 नहीं 7.6 ट्रिलियन हो। ठीक है, फिर भी हमने उसको जो है ना वो सारी चीजें करते हमने इसेंशियली हर चीज मानी है। और दूसरा, हम लोग का डिप्लोमेटिकली भी जो है ना, हम लोग का थोड़ी डायरेक्शन अभी प्रो वेस्ट हो गई है, विच इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर। आप देख रहे हैं कि आज भी यूएस एम्बेसडर के साथ इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई है, हमने एश्योरेंसेस दी हैं कि हम जो है ना इस प्रोग्राम को सही तरीके से करेंगे, आप प्लीज उसको फैसिलिटेट करें। और इसमें इफ यू रिकॉल, आई थिंक लास्ट ईयर अगस्त या अगस्त या सितंबर की बात थी, जो आउट गोइंग आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उन्होंने जो है खुद कॉल की थी, आई बिलीव या तो यूएस में किसी को कॉल की थी, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या किसी को, वेंडी शर्मन को कॉल की थी। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए ही अकॉर्डिंग टू मीडिया बात की थी कि आप हमें इकोनॉमिक असिस्टेंस दें, वी आर विलिंग टू डिवाइड द प्रोग्राम। आईएमएफ बिल्कुल आएगा। आईएमएफ को हमने डीमोनाइज नहीं करना चाहिए, आईएमएफ कोई बुरी चीज नहीं है, बुरे हम है। आईएमएफ हमें सिर्फ आईना दिखाता है या कि भाई 2 4 साल शराफत से आ जाओ, मुझे क्या जरूरत है तुम्हें पैसे देने की, वो अब जाओ, आओ ही नहीं मेरे पास। तो आई थिंक जब आईएमएफ आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ महीने के लिए आएगा, हमें आईएमएफ को प्रोग्राम चाहिए अगले 4 साल के लिए, वो जो नई हुकूमत आएगी वही करेगी, और उसको फॉलो करना चाहिए हमारे। चले आप मुश्किल फैसले खुद खुद ना लें, आप वजीर आजम बने, आप बोल दें कि हमें आईएमएफ कह रहा है कि प्राइवेटाइज करो, हमें आईएमएफ कह रहा है कि ये करो। ठीक है, आप भले बल्ली जो है आईएमएफ के ऊपर डाल दें, लेकिन खुदारा चीजें जो मसले हैं ना उनको सॉल्व करें। यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अपनी पॉपुलैरिटी लेके बैठे हुए हैं, वो एक ऐसे तरीके से आईएमएफ को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं कि आईएमएफ की वजह से ही पाकिस्तान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आईएमएफ इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और काम हम खुद करें गलत, और ब्लेम गेमिंग जो है वो किसी और के ऊपर करने शुरू कर दें, तो इससे कोई हल तो नहीं निकलेगा किसी भी चीज़ का। इवन कि हमारे पॉलिटिशियंस भी इसी तरह करते हैं। हम देखते हैं कि भाई डार साहब आए थे तो डार साहब आके बैठ के इंटरव्यू के अंदर कहते हैं आईएमएफ क्या चीज़ है जी, मैं देख लूँगा आईएमएफ को। तो आईएमएफ ने फिर अब दिखा दिया है कि भाई मैं क्या चीज़ हूँ। देखिए उसमें आई थिंक इट्स एन इजी स्केप। जी। आईएमएफ के ऊपर ब्लेम करना बड़ा आसान है, अपनी इनकॉम्पिटेंस के ऊपर अपने नहीं करना। सिमिलरली पुराने जो हुक्मरान थे उनके ऊपर ब्लेम करना बड़ा आसान है कि वो छोड़ गए। अभी आप देख रहे हैं कि आवाजें ऐसी आती है, इवन पीटीआई से आता है कि इन्होंने इतने मुल्क के हालात खराब कर दिए, आगे मुश्किल होगा। तो अब जो भी हुकूमत अगली बार आएगी वो बोलेगी कि इन्होंने इतने हालात खराब कर दिए हैं, हाँ आगे मुश्किल होगा। अब करंट जो पीडीएम नोट है वो कहते हैं कि इन्होंने जो आईएमएफ के साथ मुआहदा किया था वो मुश्किल था। तो ये तो चलता ही रहता है, नंबर वन। नंबर टू, आईएमएफ जो है वो लेंडर है। वो लेंडर आपको पैसे दे रहा है, उसका काम है आपसे पैसे रिकवर करना और अच्छे तरीके से कराना। सिर्फ उसका ये काम है, उसका मैंडेट है, तो उसको नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए। अगर आईएमएफ नहीं हो ना तो हमारी करेंसी वाकई 500 1000, क्या मतलब, रोज बरोज चेंज होती सकती है। ठीक है, जो हमने देखा है दूसरे ममालिक के अंदर। प्रॉब्लम्स हमारे खुद के हैं, सोल्यूशन हमें खुद के चाहिए। ठीक है, आईएमएफ को बड़ा आसान है क्रिटिसाइज करना, खुद को मुश्किल है। जब हम खुद फैसले लेंगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, मेरे ख्याल से सबके लिए इम्पोर्टेंट है, कि इंडोनेशिया जब लास्ट अपने आईएमएफ बेल आउट प्रोग्राम में गया था, उन्होंने फैसले ऐसे लिए कि आज वो वन ऑफ द
टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है और सस्टेनेबली 5-6% पे ग्रो कर रही है, बड़ी बड़ी इकोनॉमी साइज है। ठीक, और विदाउट एनी मैसेज से डिप्लोमेटिक सपोर्ट, जैसे कहेंगे इंडिया को डिप्लोमेटिक सपोर्ट है यूएस की, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट पाथ पे है। हमें भी अपने सबक सीखने चाहिए और यहाँ से हमें आगे का प्लान करना चाहिए कि गोइंग फॉरवर्ड हम लोग 4-5 साल में इतने स्ट्रांग हो कि हमें किसी के पास वापस न जाना पड़े। और ये बड़ा आसान है अगर पॉलिटिकल विलिंगनेस है तो। आपको ये टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने हैं, आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, आपके मुल्क के ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है कम करना है, और आपको अपनी चादर के अंदर रहना है। जो इजी कहते हैं ना, कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब जो आपको यहाँ पे मैं बैठूं और मैं फ्रूट पकड़ सकूं, जंप मारने की जरूरत भी नहीं है, वो लो हैंगिंग फ्रूट आप उठा लें। जो आप स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो है उनको लॉस कर रही है, उनको फी सबीलिल्लाह दे दें, उनकी कुर्बानी दे दें, आप फायदे में ही रहेंगे, उससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ये सारे सोल्यूशन है, लेकिन ये तो मैं कहता हूँ ये जो बेसिक है ये 20th सेंचुरी के सोल्यूशन है, 21st सेंचुरी के भी नहीं है। अब 20th भी कर गया ना तो हमारे 5 साल सुकून से गुजर जाएंगे। अच्छा, लास्टली एक चीज़ आपसे पूछनी है एज ए पर्सनल ओपिनियन ऑफ योर्स, कि आपके ख्याल में जो हमारी करंट गवर्नमेंट है और जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट पीटीआई की रही थी, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी हमें बेटर देखने को मिली है, लास्ट वन और दिस वन? देखिए, किसी भी हुकूमत को जज करने के लिए उनको 4 साल तो देने चाहिए, नंबर वन। तो ये जो पीडीएम इस वक्त आई है, इन्होंने 1 साल का मैंडेट था उनका, दिस वाज द फर्स्ट टाइम फॉर देम। कभी जिंदगी में इनफ चीज इतनी नहीं आई कि 1.5 साल का किसी को मैंडेट हो। इनमें इन्होंने कुछ चीजें करने की कोशिश की है, कहीं पे डिले हो गया, इनसे डिले हो गया आईएमएफ के साथ। आपको ये असद उमर साहब के वक्त भी ऐसे हुआ था कि हमने ऐसे अग्रेसिव स्टेटमेंट दी थी, जो साफ डार साहब ने भी दी, कि वो आप लेंडर को नहीं कह सकते पब्लिकली। ठीक, आप उन्हें अकेले में मास्टर्स में कह सकते हैं, लेंडर को नहीं कह सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि करंट गवर्नमेंट जो आई है, कुछ चीजें हैं जिन पे वो अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। रिफाइनरी पॉलिसी जैसे आपने जिक्र किया मीडिया में आती है, ठीक है, और वो के इलेक्ट्रिक की डील के ऊपर काफी ज्यादा फोकस नजर आ रहा है कि के इलेक्ट्रिक की डील हो जाए। तो कुछ बिग टिकट सिंबॉलिक सोलर पावर जो है एक 600 मेगावाट का कंपेरेटिव बिडिंग के ऊपर न्यूज में आ रहा है कि उस पर भी गवर्नमेंट फाइनलाइज करना चाह रही है। तो ये 3-4 बड़ी बड़ी चीजें अगर वो क्लियर करके दिखाएंगे तो बोलेंगे हमने आईएमएफ रिवाइव कर दिया, हम पाथ सस्टेनेबल लेके आए। लेकिन दिस इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन, क्योंकि 1 साल की परफॉर्मेंस कंपेयर टू किसी की 4 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए। हाँ, अगर आप उससे पहले देखें कि 5 साल और पीटीआई के 4 साल, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स थे। लेकिन अगर समझ लें कि गाड़ी फिफ्थ गियर में जा सकती थी ना, तो दोनों ने थर्ड गियर से ज्यादा कोशिश की नहीं जाने की, फोर्थ और फिफ्थ गियर में। सो ये हमारा अलमिया है। लेट्स होप कि अगली गवर्नमेंट जो भी आए और वो मुल्क के बेहतर ही हो, और एक फ्रेश फेसेस आए, और एक फ्रेश आइडिया था, और एक विलिंगनेस आए कि भाई ठीक है, हमें आवाम से थोड़ी देर, थोड़े 1-2 साल गालियां पड़ेंगी मुश्किल फैसले करने की, ठीक है, लेकिन आपके आवाम का यही फायदा है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच अरसलान भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। और गाइस, इनको आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर। इनका ट्विटर हैंडल मैं शेयर भी कर लूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी इनको फॉलो कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस टू। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।